नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेनेशन 3.0 में आपका स्वागत है। ये कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और अनुवादित है। कृपया मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। 41-50 अध्याय 41 अचानक निराशा। तलवार की 3 काली परछाइयां अथर्व के सामने आसमान में छा गईं, उसकी गर्दन पर वार करते हुए उसे घातक वार करने की कोशिश कर रही थीं। इस तेज तलवार को एक शक्तिशाली तलवार प्रकाश ने घेर रखा था, जिसने इसके किनारों की तीक्ष्णता को और बढ़ा दिया था। कुल मिलाकर डस्टिन द्वारा दिया गया ये शक्तिशाली वार त्वचा शोधन में सभी योद्धाओं को भयभीत कर गया। स्नो सेक्ट के शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों के हिस्से के रूप में डस्टिन जिम से बहुत अधिक शक्तिशाली था। फिर भी पिछले कुछ महीनों में अथर्व भी बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। उसने अपनी तलवार को अपनी पीठ पर म्यान में वापस रख दिया, क्योंकि निम्न नश्वर स्तर पर उसका नीच हथियार डस्टिन के खिलाफ कोई मौका नहीं दे सकता था। अगर उसने कोशिश भी की तो वह 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। इसके बजाय अथर्व ने डस्टिन के हमले से खुद को बचाने के लिए अपनी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं। भाड़ में जाओ लड़के, डस्टिन ने क्रूर रूप से दहाड़ लगाई जब उसने देखा कि अथर्व रहस्यमय शरीर शोधन साधना पद्धति का उपयोग करके उसके सबसे मजबूत प्रहार को रोक रहा है। क्या वह पागल है? वह साधना पद्धति से शारीरिक युद्ध का विरोध कैसे कर सकता है? आसपास के सभी शिष्यों ने अविश्वास और सदमे के भाव के साथ टिप्पणी की। डस्टिन वैद जैसा नहीं था, वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था और अपनी तलवार की रोशनी की शक्ति से वह सबसे शक्तिशाली हो सकता था। मुझे नहीं लगता था कि अथर्व की भुजाएं उस प्रहार से बच सकती थीं, उनमें से एक ने कहा। झंझनाहट, धातु के टकराने की आवाज़ हवा में गूंज उठी। तलवार की 3 काली परछाइयों ने अथर्व की भुजाओं पर बेरहमी से प्रहार किया। आश्चर्यजनक रूप से इसने उसकी भुजाओं को बिल्कुल भी नहीं काटा, केवल हल्के खूनी घाव छोड़े। फिर तलवार अचानक वापस उछली और हवा में अपनी दिशा बदली और युद्ध के मैदान में जा गिरी। 3 परछाइयों से बचने के बाद अथर्व ने डस्टिन पर हमला किया, कई घूंसे मारने की कोशिश की, लेकिन डस्टिन की तलवार ने हर वार को रोक दिया। दोनों पक्षों के हमलों की टक्कर से ऊर्जा विस्फोट के कारण वे दोनों युद्ध के मैदान में काफी दूर तक पीछे हट गए। शिष्य फिर से इस असंभवता को देखकर अचंभित रह गए। अथर्व ने अपने शरीर शोधन साधना पद्धति से डस्टिन के सबसे शक्तिशाली प्रहार का प्रभावी ढंग से प्रतिरोध किया था। ये किस तरह की साधना पद्धति हो सकती है? कई शिष्यों ने बड़बड़ाया, उनकी आंखें लालच से तेज हो गईं। क्या ये 1000 साल पहले के 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले की शक्ति है? 9वां एल्डर, उसने आंखें सिकोड़कर खुद से कहा, लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं है। अन्यथा मैं वास्तव में इसे आजमाना चाहता था। तुम कैसे कर सकते थे? तुम केवल अपने शरीर से मेरे वार को कैसे झेल सकते थे? डस्टिन दहाड़ा जब उसने देखा कि अथर्व की भुजाओं पर कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। अब डस्टिन को आखिरकार एहसास हुआ कि अथर्व की साधना पद्धति बिल्कुल भी आसान नहीं थी। कुछ भी असंभव नहीं है। जिस क्षण तुम युद्ध के मैदान में उतरे, तुम्हारा भाग्य पहले से ही बर्बाद हो चुका था। अथर्व ने भावहीनता से कहा। उसकी लाल मुट्ठियों के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा चमक रही थी, धधक रही थी और हमला करने के लिए तैयार थी। वह इसे जल्दी करना चाहता था, क्योंकि उसने डस्टिन की तलवार की रोशनी की शक्ति को महसूस किया था। ये भयानक रूप से शक्तिशाली थी। हालांकि डस्टिन के हमले ने उसके निशाने पर केवल छोटे निशान छोड़े, लेकिन उसके शरीर में आई तलवार की रोशनी की शक्ति को जितनी जल्दी वह चाहता था उतनी जल्दी बाहर नहीं निकाला जा सका और लगातार उसके परिष्कृत शरीर को परेशान कर रही थी। अगर वह डस्टिन को नहीं हरा पाता तो उसे डर था कि उसका परिष्कृत शरीर अत्यधिक बल के सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए उसे जल्द से जल्द ये लड़ाई खत्म करनी थी। आज मर जाओ, अथर्व ने दहाड़ते हुए अपनी मुट्ठियां हवा में उठाईं और डस्टिन की ओर बढ़ा। डस्टिन, एक अनुभवी योद्धा और शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में से एक, जल्दी से अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक बार फिर अथर्व से लड़ने के लिए तैयार हो गया। एक पल में वे दोनों फिर से एक साथ कुश्ती करने लगे, लेकिन इस बार अथर्व को फायदा होता दिख रहा था। उसने डस्टिन के हमले को नज़रअंदाज किया, इसके बजाय गुस्से से अपनी मुट्ठियों से मुक्का मारा। डस्टिन के लिए उसे अथर्व के जबरदस्त मुक्कों को रोकने पर ध्यान केंद्रित करना था। आखिरकार वह जानता था कि चूंकि उसके पास खुद को बचाने के लिए कोई शारीरिक शोधन साधना पद्धति नहीं थी, अगर वह अथर्व के प्रहार से नहीं बचा तो वह संभवतः पराजित हो जाएगा। अंत में 30 मुक्कों के बाद अथर्व को एक जोरदार प्रहार लगा। डस्टिन को सीने में चोट लगी और उसके मुंह से खून की धार बह निकली, जिससे वह बहुत पीछे हट गया और अपने बचाव की लय को बांध दिया। इसलिए अगले कुछ मिनटों में उसे अथर्व ने कई बार मारा। अंत में जब उसे चौथी बार मारा गया तो वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और जमीन पर गिर पड़ा, जैसे कि उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। ये देखने के बाद आसपास के शिष्यों में सन्नाटा छा गया। कई क्षणों के लिए कोई नहीं बोला। ये देखकर सभी को आश्चर्य हुआ कि डस्टिन को इस युद्ध में इतनी क्रूरता से पराजित किया गया था।
इस बीच अथर्व एक बार रुका जब उसे यकीन हो गया कि डस्टिन अब और नहीं लड़ेगा, क्योंकि वह भी घायल हो गया था। ये बहुत स्पष्ट था कि उसके शरीर पर 20 से कम छोटे तलवार के निशान नहीं थे, जिसका मतलब था कि 20 से अधिक तलवार की रोशनी उसके शरीर में घुस गई थी, जिससे उसके परिष्कृत शरीर की स्थिति खराब हो गई थी। डस्टिन बहुत दर्द में खड़ा हुआ और अथर्व को देखने लगा। सभी साधना विधियों में एक आम घातक नुकसान है, जो यह है कि इसे लंबे समय तक झेलना असंभव है, उसने क्रूरता से कहा। मेरी तलवार की रोशनी के हमले से आपके परिष्कृत शरीर की स्थिति जल्द ही गायब हो जाएगी। अप्रत्याशित रूप से अथर्व के चारों ओर का लाल रंग उसकी बात खत्म होते ही फीका पड़ने लगा था नोवेलबिन, और जल्दी ही अथर्व अपने मूल आकार में लौट आया। परिष्कृत शरीर की उपस्थिति गायब हो गई। हालांकि अथर्व अभी भी अपनी साधना पद्धति का उपयोग एक बार फिर कर सकता था, लेकिन यह अनिवार्य रूप से उसके शरीर में रक्त की जीवन शक्ति को खत्म कर देगा और उसके भौतिक शरीर को ओवरड्राफ्ट करेगा, जो लंबे समय में उसके कौशल और स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। भले ही मेरा परिष्कृत शरीर क्षतिग्रस्त हो गया हो, फिर भी अब तुम्हें हराना एक छोटा और आसान काम है, अथर्व ने समान रूप से कहा। उसके गंभीर चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। वह जानता था कि डस्टिन में लड़ने की कोई शक्ति नहीं बची है। इस बीच अथर्व के पास अभी भी उसकी अधिकांश लड़ने की शक्ति थी, और वह बहुत जल्दी डस्टिन का जीवन समाप्त कर सकता था। हाँ, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, डस्टिन ने विद्रोही और क्रोधित होकर उत्तर दिया। अथर्व और उसके आसपास के योद्धाओं ने महसूस किया कि उसके आस्तीन में कुछ है और कुछ गलत होने वाला है। अचानक डस्टिन ने खून के रंग की एक गोली निकाली, उसे जल्दी से निगल लिया। बूम! डस्टिन अचानक ऊर्जा से भर गया, नई शक्ति फूट पड़ी और आसमान की ओर बढ़ गई। अचानक उसके शरीर पर खून का एक धब्बा दिखाई दिया। ये रक्त शोधन के योद्धा का प्रतीक था। वह केवल इस छोटी सी गोली को खाकर अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्ति पर वापस आ गया था। यह ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली की तरह लग रही है, कुछ आंतरिक शिष्यों ने कहा। ठीक है, यह ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली ही होगी, अन्यथा वह इतने कम समय में अपनी पूरी ताकत वापस नहीं पा सकता था। लेकिन ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली हमारे आंतरिक शिष्यों को इतने लंबे समय से पसंद थी। डस्टिन के पास ये कैसे हो सकती है? भले ही ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली का असर केवल 1 घंटे तक ही रहे, डस्टिन के लिए अथर्व को घायल करने के लिए यह पर्याप्त से अधिक है, दर्जनों बार। युद्ध का परिणाम अब निश्चित हो चुका है। हाँ, युद्ध का भाग्य पत्थर में तय हो चुका है, कई शिष्यों ने भावना से अभिभूत होकर कहा। अथर्व ने अब कटु गंभीरता की अभिव्यक्ति अपना ली, क्योंकि उसने डस्टिन की शक्ति को महसूस किया। ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली, यह असंभव है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? अथर्व ने चौंकते हुए कहा। हाँ, क्या अब तुम मुझसे डर गए हो? डस्टिन ने भयंकर हंसी हंसी। डरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम जल्द ही मेरे मृत भाई के साथ होगे। इस बीच डस्टिन धीरे धीरे अथर्व की ओर बढ़ने लगा। इस समय अथर्व ने सोचा कि वह वास्तव में पूरी तरह से हताश हो गया है। क्या वह इस तरह मारा गया था? अध्याय 42 शक्तिशाली रून। अथर्व जानता था कि ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली काफी शक्तिशाली थी। यदि योद्धा उस तरह की गोली लेते हैं तो यह उनके शरीर के अंदर रक्त की जीवन शक्ति को जल्दी से जलाने और उनकी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकती है, जिससे वे पूरे 1 घंटे तक शक्तिशाली बन सकते हैं। उनके रक्त की जीवन शक्ति के उपभोग को छोड़कर कोई साइड इफेक्ट नहीं थे, और उनके रक्त की जीवन शक्ति को अच्छे भोजन से फिर से भरा जा सकता था। रक्त शोधन के बहुत से योद्धाओं के पास ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली नहीं थी। कई अस्थि सुदृढ़ीकरण योद्धा भी इसके लिए तरसते थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि डस्टिन, त्वचा के योद्धा रिफाइनमेंट, उस गोली को अपने पास रखेगा। मास्टर ग्रेस, हम क्या करें? हीदे ने उत्सुकता से कहा। इस बार वह वास्तव में खतरे में है, ग्रेस ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। हालांकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे अथर्व और डस्टिन के बीच अंतिम लड़ाई के नियमों को बदलने का अधिकार नहीं था। शायद उससे अधिक प्रभावशाली कोई व्यक्ति नियमों को बदल सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अथर्व, मुझे वास्तव में उम्मीद है कि आप उसे हराने का कोई तरीका खोज लेंगे, ग्रेस ने अपनी सांस के नीचे कहा, अथर्व के लिए प्रार्थना करते हुए। लेकिन उसे नहीं लगा कि उसके मौके अच्छे थे। अथर्व के गुरु होने के नाते वह उसकी साधना के आधार और कौशल को अच्छी तरह से जानती थी। भाड़ में जाओ। ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली केवल 1 घंटे तक चली, इसलिए डस्टिन ने अथर्व पर हमला किया, उसे जल्दी से नीचे गिराने की कोशिश की। फिर उसने तलवार की रोशनी वाली ऊर्जा को इकट्ठा किया और अपनी पूरी ताकत से वार किया। इस बार डस्टिन की तलवार को देखते ही अथर्व को अपनी जान का डर लगा। पहले तुम, अथर्व ने गुस्से से डस्टिन को घूरते हुए और दांत पीसते हुए दहाड़ लगाए। फिर उसने अपना खून जला दिया और 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला सक्रिय किया। लेकिन हर कोई देख सकता था कि अथर्व को ऐसा करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। अपनी छाती पर हाथ रखकर अथर्व ने डस्टिन की तलवार को फिर से रोकने की कोशिश की। अचानक अथर्व का खून बह निकला। भले ही वह डस्टिन की तलवार को रोकने में कामयाब रहा था, उसके दाहिने हाथ पर गहरा घाव हो गया था।
खून तेजी से फट गया और उसकी बांह से बहता हुआ जमीन पर टपकने लगा। उसकी हड्डी भी दिखाई दे रही थी। इस बीच उसके शरीर को परिष्कृत करने वाले बफ गायब हो गए। तुम अपनी रक्त शक्ति जला रहे हो। चलो देखते हैं तुम्हें कितना जलाना है। डस्टिन ने जोर से ताना मारा और अपनी लंबी तलवार फिर से उठाई। इस बार अथर्व ने पिछली बार की तरह कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि यह व्यर्थ होगा। इसलिए उसने डस्टिन के ब्लेड को रोकने की उम्मीद में अपनी लंबी कृपाण निकाली। हालांकि इसमें केवल कुछ ही बार बचाव हुआ और फिर उसकी लंबी कृपाण फिर से टूट गई। लेकिन डस्टिन अभी शुरुआत कर रहा था। वह घायल योद्धा के पास गया और उस पर हथौड़े से वार किया और उसकी एड़ी अथर्व के कंधे पर जा लगी। अथर्व खून थूकने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। आहा, लगता है कि तुम मुझसे पहले नरक देखोगे। डस्टिन चिल्लाया और हंसा, अथर्व को घूरते हुए जो असहाय और वास्तव में परेशानी में लग रहा था। अचानक वह हवा में ऊंचा उछला, काली तलवार की चमक को इकट्ठा किया और तलवार की रोशनी की शक्ति को छोड़ा। ऐसा करने के बाद उसने अपना उतरना शुरू कर दिया। अथर्व को तख्ता पलट करने के लिए तैयार हो गया। नोवेल बिन, लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, कई शिष्यों ने एक साथ कहा। अथर्व के लिए चीजें अच्छी नहीं लग रही थीं। मुझे लगा कि वह चमत्कार करने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी से मिल गया है। कुछ शिष्य अथर्व से निराश होने लगे। हन्फ, उसे डस्टिन को नाराज नहीं करना चाहिए था। हम देखेंगे कि वह इससे बच पाता है या नहीं। मास्टर ग्रेस। इस समय हीद ने अपना सिर ग्रेस की छाती पर टिका दिया। वह देख नहीं सकती थी। ग्रेस भी अथर्व के बारे में चिंतित थी, उसकी आंखों में आंसू थे। विवियन घबराहट की स्थिति में किनारे पर बैठा था। मैं इसे इस तरह खत्म नहीं होने दूंगा। हर कोई मरता है, लेकिन इस तरह नहीं। अथर्व ने उन्मादी रूप से दहाड़ते हुए तलवार को करीब आते देखा। उस पल अथर्व एक बार फिर अपनी रक्त शक्ति को जलाने वाला था और अपनी आखिरी ऊर्जा और ताकत का उपयोग करके वापस लड़ने की कोशिश की। शायद वह 1 घंटा और टिक सके और लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन ठीक उसी समय उसके पुनः प्राप्त आध्यात्मिक मेरिडियन में रक्त क्षेत्र फिर से बदलने लगा। वे रहस्यमयी रून अचानक चमक उठे और अथर्व के मन में अपना रास्ता बना लिया। क्या हो रहा है? रून के परिवर्तन को महसूस करते हुए अथर्व चौंक गया। अवचेतन रूप से उसके मन ने उन रूनों को सक्रिय कर दिया। उसके बाद कुछ रून रक्त क्षेत्र से निकले, उसके मेरिडियन में प्रवेश किया और एक झटके में उसकी मुट्ठियों में चले गए। उसी समय उसके आध्यात्मिक मेरिडियन में शक्तिशाली रक्त जीवन शक्ति ने उसके शरीर में शक्ति ला दी और उसे पहले की तरह शक्तिशाली बना दिया। रक्त जीवन शक्ति शायद उन जानवरों से है जो रक्त क्षेत्र में अवशोषित और संग्रहित हैं, अथर्व ने खुद को फिर से चौंकाते हुए सोचा। लेकिन अब उसके पास इस बात से चकित होने का समय नहीं था। डस्टिन का ब्लेड लगातार करीब आ रहा था। रहस्यमय रून, मुझे निराश मत करो। अपने मन में चिल्लाने के बाद अथर्व की आभा बदल गई और बड़ी, पहले से अलग। एक भयंकर बाघ की तरह अपनी नींद से जागा, वह खड़ा हो गया। उसने रूनों से घिरी अपनी मुट्ठी को हिलाया और डस्टिन की तलवार से संपर्क किया। धमाका! अथर्व की मुट्ठी डस्टिन की तलवार से टकराई, जिससे बहरा करने वाली आवाज निकली। वे दोनों शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा में हल्के से लिपटे हुए थे। कोई भी आश्चर्यचकित नहीं था और वे सभी मानते थे कि अथर्व डस्टिन के खिलाफ अपने संघर्ष में बस अंतिम प्रयास कर रहा था। हालांकि जब वे आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर से घिरे थे तो एक बड़ा बदलाव हुआ। अथर्व की मुट्ठी ने सीधे डस्टिन की लंबी तलवार पर वार किया, जिसके चारों ओर तलवार की रोशनी थी। वे रहस्यमय रून तलवार पर फैल गए और एक अंतहीन स्मेल्ट की तरह इसे तुरंत पिघलाकर शून्य कर दिया। डस्टिन और अथर्व दोनों ने जो देखा उससे दंग रह गए। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक सपना था। लोहे की लंबी तलवार पतली हवा में गायब हो गई। कैसे? आखिर वे रहस्यमय रून क्या थे? उस पल अथर्व को और भी उलझन महसूस हुई। अपने आश्चर्य के बावजूद अथर्व इस मौके को नहीं छोड़ने वाला था। वह डस्टिन को खत्म कर सकता था। जब डस्टिन अभी भी सदमे की स्थिति में था, अथर्व ने रूनों से घिरी अपनी मुट्ठी से डस्टिन की छाती पर वार किया। चूंकि उसकी लोहे की लंबी तलवार भी उन रहस्यमयी रूनों से पिघल सकती थी, इसलिए डस्टिन अथर्व के हमले को रोक नहीं पाया। बिना किसी प्रयास के अथर्व की मुट्ठी डस्टिन की छाती में घुस गई। कुछ ही क्षणों में आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर गायब हो गई और लड़ाई खत्म हो गई। आंखों में आक्रोश लिए डस्टिन धड़ाम से डेथ एरेना पर गिर पड़ा। वह ऐसे ही नहीं मर सकता था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह एक भी शब्द नहीं बोल पाया और फिर उसने आखिरी सांस ली और दम तोड़ दिया। अथर्व डेथ एरेना पर खड़ा था, लेकिन रहस्यमयी रन और ब्लड जोन द्वारा प्रदान की गई रक्त शक्ति के फीके पड़ने के बाद अथर्व थक गया और अपने घुटनों पर गिर गया। अभी क्या हुआ? इसके बजाय डस्टिन क्यों मर गया? जब ऐसा कुछ हुआ तो हर कोई बहुत हैरान था। ये सब सभी उम्मीदों के विपरीत था। हर किसी ने डस्टिन पर दांव लगाया था और उन्हें नहीं पता था कि अगर वे हार गए तो क्या करना है। अभी अथर्व बहुत नुकसान में था और वह निश्चित रूप से डस्टिन के हमले से मर सकता था। लेकिन उसने पासा पलट दिया और डस्टिन प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। ये सब एक सपने जैसा लग रहा था।
ग्रेस, हीदर और विवियन भी जो कुछ उन्होंने देखा उससे दंग रह गए। एल्डर एबॉट सदमे में दृश्य को देख रहे थे। एक अर्धअमर और एक मजबूत योद्धा होने के नाते वह ये भी नहीं समझ पाया कि अथर्व ने ये कैसे किया। यह एक ही मुक्का था जिसने डस्टिन को बाहर कर दिया, लेकिन अब जब उसे आध्यात्मिक समझ आ गई थी तो वह महसूस कर सकता था कि अथर्व के शरीर के अंदर कुछ शक्तिशाली था। अजीब, लेकिन वास्तव में दिलचस्प। एल्डर एबॉट ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए मन ही मन कहा, आखिरकार यह खत्म हो गया। लेकिन ये रून और रक्त क्षेत्र क्या हैं? मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? अथर्व फिर से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अध्याय 43 रैंकिंग मंच पर सामने आए खूनी दृश्य को देखकर उपस्थित सभी लोग पूरी तरह से चौंक गए। कमरे में एक स्तब्ध शांति छा गई। शिष्य अभी यह समझने ही लगे थे कि क्या हुआ था जब एल्डर एबॉट ने घोषणा की कि अथर्व युद्ध का विजेता था। डस्टिन, जो स्किन रिफाइनमेंट की 9वीं कक्षा में था, शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में 5वें स्थान पर था। उसके पास 3 सितारा शीर्ष आध्यात्मिक मेरिडियन था और तलवारबाजी के लिए एक कुशल प्रतिभा थी। युद्ध में आने के बावजूद उसके पास पूर्ण लाभ था। हालांकि आखिरकार अथर्व ने उसे हरा दिया। अब डस्टिन मर चुका था। अगर अथर्व शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में से एक होता तो एक काम शायद ज्यादा स्वीकार्य होता। लेकिन अथर्व ने सिर्फ 3 महीने से भी कम समय के लिए स्नो सैक में प्रशिक्षण लिया था। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह पहले से ही उन सभी में से सबसे अच्छे शिष्यों में से एक बन चुका था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वह स्नो सैक में शामिल हुआ तो वह त्वचा शोधन की सिर्फ 3री कक्षा में था, आध्यात्मिक मध्याह्न रेखा के बिना। उस समय वह सभी शिष्यों की श्रेणी में सबसे नीचे था। अथर्व पहले से ही हमारे सबसे अच्छे बाहरी शिष्यों में से एक बन गया है, कुछ अन्य शिष्यों ने सोचा। धीरे धीरे उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार करना शुरू कर दिया। वे समय जब उन्होंने उसे एक असफल व्यक्ति कहा था बहुत पहले चले गए थे, भूल गए थे। अब अथर्व निश्चित रूप से शीर्ष स्तर पर था, कम से कम बाहरी शिष्यों के बीच। बाहरी शिष्य अथर्व की बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन उनके विपरीत आंतरिक शिष्य उससे बहुत ईर्ष्या करते थे। उनमें से अधिकांश ने अनुमान लगाया कि अथर्व ने युद्ध के दौरान बाजी पलट दी थी, क्योंकि उसके पास एक विशेष प्रकार की साधना पद्धति थी। ऐसा लगता है कि वह मुझे अपने सभी पत्ते नहीं दिखा रहा था, ग्रेस ने खुद को शांत करते हुए सोचा। ग्रेस को 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले के बारे में कुछ बातें पता थीं। भले ही अथर्व फॉर्मूले के दूसरे स्तर पर पहुंच गया हो, फिर भी वह डस्टिन की तलवार की रोशनी को रोक नहीं पाएगा। एल्डर एबॉट ने युद्ध के परिणाम की घोषणा करने के बाद प्रस्थान किया, लेकिन जाने से पहले उसने अथर्व को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। वह इस तथ्य से हैरान था कि अथर्व ने पहले से ही 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला में महारत हासिल कर ली थी, भले ही वह केवल पहली डिग्री ही क्यों न हो। और फिर भी वह उस ताकत और शक्ति से थोड़ा हैरान था जो कभी एक कमजोर योद्धा के पास थी। हीथर और विवियन पर झुकते हुए अथर्व धीरे धीरे ग्रेस के यार्ड में लौट आया, जबकि अपने दर्द को कम करने के लिए अपनी सांस को नियंत्रित कर रहा था। तारांकन, अथर्व और डस्टिन के बीच की लड़ाई एक बार और हमेशा के लिए सुलझ गई थी, लेकिन शिष्यों के लिए इसके परिणाम का प्रभाव अभी भी जारी था। इनमें से अधिकांश साधारण शिष्य अथर्व को अपना आदर्श मानने लगे। उन्होंने खुद से कसम खाई कि एक दिन वे भी शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों को चुनौती देंगे और उन्हें जीतने में सफल होंगे, जैसे अथर्व ने किया था। अथर्व का नाम लगभग हर बाहरी शिष्य और यहाँ तक कि अधिकांश आंतरिक लोगों के होठों पर था। वह रातों रात समुदाय में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि अथर्व ने अब डस्टिन की जगह ले ली है और वह अब शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में 5वें स्थान पर है। फिर भी कुछ लोगों का मानना था कि अथर्व पहले से ही शीर्ष 3 में हो सकता है। छोटी बर्फीली पहाड़ियों में से एक पर एक भव्य हवेली खड़ी थी। काले वस्त्र पहने एक युवक चुपचाप ब्रोकेड कुशन पर बैठा था। उसकी सांसों की लय से यह स्पष्ट था कि वह सीख रहा था कुछ मजबूत साधना विधियों में महारत कैसे हासिल करें। कमरे के किनारे पर रॉड और ग्रेग खड़े थे, जो अथर्व के बारे में हाल ही में आई खबरों की रिपोर्ट कर रहे थे। दोनों के रिपोर्ट करने के बाद युवक कई मिनट तक चुप रहा। अच्छा सज्जनों, उसे हमारी दयालुता पसंद नहीं आई। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जाएं और उससे विशेष साधना विधि चुरा लें, चाहे वह किसी भी तरह से हो। हम शोधन गुट को वह साधना विधि अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। काले कपड़े पहने युवक ने आदेश दिया। गुट में यह बात फैलाओ, सबको पता चले। जो अथर्व की विशेष साधना विधि प्राप्त करने में सफल होगा उसे ढेर सारे चांदी के सिक्कों का पुरस्कार मिलेगा। उसने आगे कहा, लेकिन कभी मत भूलना, आप ग्रेस की निगरानी में ऐसा नहीं कर सकते। वह मुख्य शिष्यों में से एक है, उसकी पहचान विशेष है। उसने आगे कहा। हाँ, समझ गया, रॉड और ग्रेग ने उत्तर दिया। तारांकन, जब ये हो रहा था तो कास्टिंग गुट में भी ऐसा ही आदेश दिया गया था। सभी को उसकी विशेष साधना विधि छीनने की कोशिश करने के लिए कहें। आप इसके लिए उसे मार भी सकते हैं। इस मिशन के लिए दांव पर लगा पुरस्कार रिफाइनमेंट गुट से भी बड़ा था। जो व्यक्ति अथर्व को मारेगा उसे 10,000 चांदी के सिक्के और नश्वर स्तर पर एक हथियार दिया जाएगा। एम्बर गुट में
कई शिष्य भी इकट्ठा हो रहे थे जो अथर्व और उसकी विशेष साधना पद्धति के बारे में भी बात कर रहे थे। बहनों, हमने योद्धा अथर्व की क्षमताओं की पूरी सीमा देखी है। वह एक असाधारण प्रतिभाशाली योद्धा है। आप जानते हैं कि उसे अपने साथ ले लेना सबसे अच्छा कदम होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक बार जब वह एक आंतरिक शिष्य बन जाता है तो वह हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगा जब हमें दूसरे 2 गुटों का सामना करना पड़ेगा, अमेलिया ने दृढ़ता से कहा। और इसके अलावा हम बिल्कुल भी दूसरे 2 गुटों को अथर्व की विशेष साधना पद्धति चुराने नहीं दे सकते। उसने जोर देकर कहा, 20,000 चांदी के सिक्के। मैं उस व्यक्ति को इतना ही देने को तैयार हूं जो अथर्व को हमारे गुट में शामिल होने के लिए राजी कर सके। उसने आगे कहा, वाह, 20,000 सिक्के। अमेलिया, क्या तुम पहले ही अथर्व से प्यार कर बैठी हो? एक शिष्य ने चिढ़ाते हुए कहा। जब अमेलिया का प्रस्ताव सुना तो अंबर गुट के ज्यादातर लोग अथर्व को अपने गुट में शामिल करने के लिए राजी करना चाहते थे। 20,000 चांदी के सिक्के, वाह। ओह, मुझे चिढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्या वहाँ है? आपको इसके बजाय पाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे हमारे गुट में शामिल कर लो। मैं इनाम के बारे में अपने वचन पर कायम रहूंगी, अमेलिया ने कहा। सभी शिष्यों के तितर बितर हो जाने के बाद अमेलिया ने उम्मीद भरी निगाहों से आसमान की ओर देखा। अथर्व, मुझे वाकई उम्मीद है कि तुम वही हो जिसकी मैं इतने दिनों से तलाश कर रही थी। तुम्हारे पास आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं है और तुम वाकई सही हो सकते हो, उसने खुद से कहा। तारांकन एक खूबसूरत बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर जो किसी काल्पनिक दुनिया से बाहर की जगह की तरह लग रही थी, वहां एक शानदार महल खड़ा था। रक्तशोधन का एक शिष्य सफ़ेद कपड़े पहने एक युवक को अपनी सारी जानकारी बता रहा था। ओह मुझे यकीन नहीं हो रहा। अथर्व ने आध्यात्मिक मेरिडियन के बिना भी डस्टिन को मार डाला, युवक ने धीरे से कहा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसकी आंखों की चमक में एक हत्या का इरादा दिखाई दिया। महाराज, क्या हमें? शिष्य ने पूछा, अपनी उंगली उसके गले पर फेरते हुए। ओह नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम उसे तब मार दें जब वह और भी ताकतवर हो जाए? सफ़ेद कपड़े पहने युवक ने स्पष्ट रूप से कहा, उसकी दुर्भावनापूर्ण मुस्कान और भी चौड़ी होती जा रही थी। हाँ महाराज। तारांकन अभी अभी एक लड़ाई जीतने के बाद अथर्व उन साजिशों के बारे में नहीं सोच रहा था जो उसके खिलाफ देश के विभिन्न गुटों में चल रही थीं। वह खुद को ठीक करने के लिए एकांत में साधना करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने आखिरकार डस्टिन की तलवार रोशनी को अपने सिस्टम से बाहर निकाल दिया था जब उसने आध्यात्मिक ऊर्जा पोषण की गोली ली थी जो ग्रेस ने उसे दी थी। अथर्व को तलवार रोशनी की शक्ति की वास्तविक सीमा का एहसास होने लगा। जिम की तलवार रोशनी डस्टिन की तुलना में बहुत छोटी थी। मुझे वास्तव में प्रकाश बोध की साधना करने की कोशिश करनी चाहिए, अथर्व ने निर्णायक रूप से सोचा। एक बार जब उसने अपने घाव भर लिए तो अथर्व को अपनी साधना समाप्त करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपना ध्यान रक्त क्षेत्र में रहस्यमय रूनों पर केंद्रित कर दिया। जब वह डस्टिन से लड़ रहा था तो ये रहस्यमय लाल रंग के रून अचानक और स्वेच्छा से उसके दिमाग से जुड़ गए थे। उन्होंने उसे अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए कहा था। इसका मतलब था कि अब वह इन रूनों को और अधिक समझने के लिए और भी अधिक योग्य था। रूनों और कैस मैनुअल के बीच निश्चित रूप से एक संबंध है, अथर्व ने सोचा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने दिमाग में गहरे उन रहस्यमय रूनों से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। इस बार रूनों ने उसके कनेक्शन को विचलित नहीं किया। उन्होंने स्वेच्छा से और आसानी से उसे उनसे जुड़ने दिया। अचानक अथर्व को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इन रहस्यमयी रूनों और यहाँ तक कि लाल लपटों को भी आसानी से नियंत्रित कर सकता है। बूम! अचानक ये रहस्यमय रून एक साथ इकट्ठे हुए और एक चमकती हुई रोशनी में अथर्व के दिमाग में समा गए। अथर्व ने देखा कि चारों ओर खून का एक समुद्र था, लाल रोशनी की लहरें, अराजकता, मैनुअल, भक्षण कौशल। ये 5 शब्द उसके दिमाग में शून्य से प्रकट हुए। अध्याय 44 भक्षण कौशल। जब अथर्व ने अपने दिमाग में शब्दों को देखा तो उसने एक बार फिर उस असीम विशालता को महसूस किया जो अमर महसूस की गई थी, जैसे कि यह अनंत सुदूर पुरातनता से हो। यह अराजकता मैनुअल है, अथर्व ने खुद से कहा। अब अथर्व को हल्के से लगा कि उसका नया आध्यात्मिक मेरिडियन सिर्फ इतना ही नहीं था, जैसे कि यह एक तरह की विरासत भी थी। चूंकि उसके पास कोई आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं था, इसलिए यह सिर्फ एक की जगह काम करता था। मैनुअल पर वर्णन कास्टिंग स्किल के बारे में माना जाता है, फिर भक्षण कौशल है, अथर्व ने धीमी आवाज में कहा, और उसकी आत्मा ने फिर से उन रूनों के साथ संवाद किया जो उसके आत्मा सागर में घुस आए थे। तभी उसे लगा कि रहस्यमयी रून सूचना के एक विशाल ब्लॉक में बदल गए हैं जो उसके दिमाग में समा गए हैं। जल्द ही अथर्व को पूरी तरह से समझ में आ गया कि कैस मैनुअल और डिवोरिंग स्किल क्या हैं। नई प्राप्त जानकारी से अथर्व को पता चला कि कैस मैनुअल स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत से ही बनाया गया था। इसे दुनिया का पहला खजाना कहा जाता था क्योंकि यह न केवल कास्टिंग मैनुअल जितना सरल था, बल्कि इसमें मार्शल आर्ट की कई साधना विधियां भी शामिल थीं।
इन मार्शल आर्ट साधना कौशल और कास्टिंग कौशल के संयोजन ने 9 सर्वोच्च कौशल बनाए, जिसमें कैस मैनुअल शामिल था। डिवोरिंग स्किल 9 सर्वोच्च कौशलों में से पहला कौशल था। कैस मैनुअल पहला खजाना में 9 सर्वोच्च कौशल हैं, लेकिन इसका मूल मालिक किस तरह का व्यक्ति होगा और मेरी माँ के पास ये क्यों होगा? ये समझने के बाद कि चाओ मैनुअल कितना शक्तिशाली था, अथर्व हैरान रह गया। मैं कैस मैनुअल के बारे में किसी को नहीं बता सकता या मैं बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगा, अथर्व ने खुद को चेतावनी दी। रक्त क्षेत्र नए आध्यात्मिक मध्याह्न रेखा के पहले खंड में भक्षण कौशल शामिल था, जो अराजकता मैनुअल का पहला कौशल था। वे रहस्यमय रून भक्षण कौशल की साधना पद्धति बन गए। अन्य 8 सर्वोच्च कौशल अथर्व के आध्यात्मिक मध्याह्न रेखा के अन्य 8 खंडों में थे। अब उसे समझ में आया कि वह क्यों फट गया था। शेष कौशल सीखने के लिए अथर्व को अपने क्षेत्र में सुधार करना होगा, जिससे अन्य 8 खंडों का उदय होगा। ये वही तरीका था जिसका उपयोग उसने रक्त क्षेत्र प्राप्त करने के लिए किया था। अब रक्त क्षेत्र को भक्षण क्षेत्र कहा जाएगा। भक्षण कौशल के साथ लाल रंग की लपटें वास्तव में एक अजीब आग थी, भक्षण अग्नि। इसका मतलब है भक्षण कौशल और भक्षण अग्नि के साथ मैं वास्तव में एक बुनियादी कास्टिंग मास्टर बनने के योग्य हूँ। अथर्व ने महसूस किया, उसके शरीर में उत्साह भर गया। अब से मैं अथर्व उन प्रतिष्ठित और सम्मानित कास्टिंग मास्टर्स में से एक बनूंगा। वह कान से कान तक मुस्कुराया, अब मार्शल आर्ट में अपने भविष्य के बारे में बेहद आश्वस्त था। जल्द ही अथर्व ने खुद को पूरी तरह से भक्षण कौशल में डुबो दिया। एक बार जब वह भक्षण कौशल में कास्टिंग कौशल और खेती विधि को पूरा करने का तरीका पूरी तरह से समझ गया, पूरे दिन और रात के लिए अथर्व अपने दिमाग में गहराई से था, सब कुछ पूरी तरह से अवशोषित करने की कोशिश कर रहा था। उसे भूख नहीं लग रही थी और उसे नहीं पता था कि उसे जागने में कितना समय लगेगा। एक बार जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो अथर्व ने ग्रेस और हीथर को बताया कि वह ठीक है। ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करने के बाद कि यह सच है, ग्रेस ने उसे डांटा और कहा कि अब वह इतना आवेगपूर्ण उपन्यासकार न बने। अथर्व ने ग्रेस की नसीहतों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। वह महसूस कर सकता था कि ग्रेस को उसकी परवाह थी। अथर्व उठ खड़ा हुआ और लुईस के कमरे में चला गया। कई दिनों के आराम के दौरान लुईस पहले से ही काफ़ी ठीक हो गया था। हालांकि उसके पैरों और हाथों पर गहरे फ्रैक्चर के कारण ये संभावना थी कि लुईस को साधना के मार्ग को अलविदा कहना पड़ेगा। लुईस ने आह भरी, लेकिन उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा ये बात हावी थी कि अथर्व उसके लिए डस्टिन को मार सकता था। वे लुईस के बिस्तर पर बैठे और बातें करने लगे। अथर्व को पता चला कि लुईस के माता पिता उसे स्नो सेक्ट से घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। अथर्व, मेरे अच्छे दोस्त, हालांकि मैं अब लगभग पूरी तरह से विकलांग हो गया हूं, लेकिन मुझे स्नो सेक्ट में प्रशिक्षण लेने के लिए आने का कभी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे मिला था, लुईस ने कहा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। लुईस, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारे हाथ और पैर ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, अथर्व ने वादा किया, अपने अच्छे दोस्त की तरह ही दुख से अभिभूत। मार्शल आर्ट के योद्धा के रूप में अथर्व को बहुत से विशेष तरीके और दुर्लभ दवाइयां पता थीं जो मदद कर सकती थीं। योद्धा हड्डियां फिर से उगाते हैं और अंगों का पुनर्वास भी करते हैं, लेकिन इस समय वह उन्हें खोजने के योग्य नहीं था। लेकिन अथर्व ने कसम खाई कि वह उन्हें लुईस के लिए खोजेगा। हाँ भाई, मुझे खुशी है कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, लेकिन मैं तुम्हारा प्रस्ताव ठुकराना बेहतर समझूंगा, लुईस मुस्कुराया। किसी तरह मैं भविष्य में सामान्य लोगों की तरह जीने के लिए उत्साहित हूँ। हालांकि अथर्व अभी भी लुईस की आंखों में मार्शल आर्ट जारी रखने की गहरी इच्छा को महसूस कर सकता था। अथर्व के साथ आधा रास्ता बिताने के बाद लुईस का परिवार उसे घर ले जाने आया। अथर्व और विवियन उनके साथ लंबी दूरी तक आए। स्नो सेक्ट में लौटने के लिए अनिच्छुक थे जब तक कि वे अपने दोस्त को बहुत दूर से विदा नहीं कर लेते। मास्टर, क्या आप जानते हैं कि टूटी हुई हड्डियों को फिर से उगाने के लिए कौन से विशेष तरीके या दवाइयां हैं? अथर्व ने ग्रेस से पूछा जब वह आंगन में वापस आया। आप ये सवाल लुईस के लिए पूछ रहे हैं, है न? ग्रेस ने पूछा। हाँ, अगर मैंने लूथर को नहीं मारा होता तो लुईस इस राज्य में नहीं होता, अथर्व ने दुखी होकर कहा। हमारे स्नो सेक्ट में भी हड्डियों को फिर से उगाने के लिए खास तरीके और दवाइयां हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी कीमत कम नहीं होगी। इनकी कीमत कम से कम दसियों हजार सोने के सिक्के या लाखों चांदी के सिक्के हो सकते हैं। ग्रेस ने उससे कहा, मैं भी इतनी कीमत नहीं चुका सकती, तुम तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम सच में अपने दोस्त की मदद करना चाहते हो तो सबसे अच्छा और वास्तव में एकमात्र तरीका है कि तुम ईमानदारी से साधना विधियों का अध्ययन करो, क्योंकि तुम जितने शक्तिशाली होगे उतने ही अमीर बनोगे। गुरु, मैं समझ गया। अथर्व ने जोर से सिर हिलाया, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह जानता था कि वह लुईस से किया अपना वादा तुरंत पूरा नहीं कर सकता। वह अभ्यास करने के लिए तैयार था, जैसा कि ग्रेस ने उसे सलाह दी थी। जब तक वह मजबूत और दृढ़ निश्चयी था, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के पाना आसान होगा। हालांकि अथर्व त्वचा शोधन की 8वीं कक्षा के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन वह तुरंत फिर से सफल नहीं हो पाया।
वह जानता था कि चून की सफलता भक्षण क्षेत्र की भक्षण शक्ति द्वारा प्राप्त की जाएगी, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस आधार तैयार करने की आवश्यकता थी कि यह मार्शल आर्ट में उसके भविष्य के प्रशिक्षण में बाधा न बने। इसके साथ अथर्व ने 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला और भक्षण कौशल का अभ्यास करने और उसमें महारत हासिल करने का फैसला किया। 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला के लिए उसे विश्वास था कि वह अपने शरीर को फ्रॉस्टी पावर से परिष्कृत करके ही दूसरी डिग्री तक पहुंच सकता है। 9 डिग्री बॉडी की दूसरी डिग्री तक पहुंचकर फॉर्मूला को परिष्कृत करते हुए वह बाहरी प्रतियोगिता में लगभग अपराजय बन जाएगा। अथर्व ने ग्रेस से परामर्श करने का फैसला किया। मास्टर, 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की दूसरी डिग्री को पार करने और उस तक पहुंचने के लिए ठंडी शक्ति की किस सीमा तक पहुंचना चाहिए? सेंटेनियल मैजिक आइस, ग्रेस ने उत्तर दिया। सेंटेनियल मैजिक आइस बर्फ के पहाड़ों पर जमी हुई बर्फीली जगहों में छिपी हुई है। मुझे कुछ जगहें पता है जहां आप इसे ढूंढना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि एक बार फिर बर्फ के पहाड़ों की ओर जाने का समय आ गया है, अथर्व ने कहा। लेकिन अपने प्रस्थान से पहले उसे एक ठंडी प्रकृति वाली साधना पद्धति का चयन करने की आवश्यकता थी जो 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की उसकी साधना को बढ़ाएगी। अध्याय 45 दूसरा शीर्ष बाहरी शिष्य ग्रेस ने अथर्व को बताया था कि सेंटेनियल मैजिक आइस कहाँ है, इसलिए अथर्व ने उन जानवरों से एकत्रित शरीर के अंगों का व्यापार किया जिन्हें उसने आयरन ब्लड ट्रायल के दौरान मारा था। उसने उन्हें बेचकर 2000 से ज्यादा कमाए। इसके बाद अथर्व साधना विधि हॉल में गया। हालांकि उसके पास पहले से ही 2000 चांदी के सिक्के थे, लेकिन अथर्व पीले स्तर के उन्नत चरण की साधना विधि का आदान प्रदान करने की योजना नहीं बना रहा था। इसके बजाय उसने साधना विधि हॉल की पहली मंजिल से चयन करना जारी रखा। साधना विधि हॉल की पहली मंजिल मुख्य स्थानों में से एक थी जहां बाहरी शिष्य इकट्ठा होते और मिलते थे। अथर्व के आगमन ने तुरंत कई शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि अब उनकी आंखों में तिरस्कार और तिरस्कार का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय विस्मय और सम्मान था। जब उन बाहरी शिष्यों ने अथर्व को देखा तो वे उसे सम्मानपूर्वक वरिष्ठ कहने के लिए मजबूर हो गए। मार्शल आर्ट की दुनिया में किसी को अपनी ताकत से सम्मान अर्जित करना पड़ता है। अथर्व ने विनम्रता से उनका जवाब दिया, जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। जब वह मृत्यु अखाड़े में लड़ रहा था तो उसने उन्हें एक क्रूर और भयंकर व्यक्ति की छवि से प्रभावित किया था। उसकी मित्रता अप्रत्याशित थी। अथर्व ने फ्रीजिंग पाम नामक एक साधना विधि पर विचार करना बंद कर दिया। ये पीले स्तर के मध्यवर्ती चरण की एक साधना विधि थी। स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा के आधार पर योद्धा अपनी हथेली में ठंडी शक्ति को इकट्ठा कर सकता है और इस शक्ति को अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर में प्रवाहित कर सकता है। यदि योद्धा इस पद्धति का अभ्यास करते हैं और मामूली उपलब्धि हासिल करते हैं तो वे त्वचा को जमा सकते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी की मध्याह्न रेखा। जब उन्हें प्रमुख उपलब्धि के लिए प्रशिक्षित किया जाता था तो वे रक्त और मांस को जमा सकते थे। पूर्णता के स्तर पर वे हड्डियों और रीढ़ की हड्डी को जमा देने की क्षमता प्राप्त कर लेते थे। और अगर योद्धा पूर्णता तक पहुंच जाता था तो वे अपने दुश्मन की आध्यात्मिक ऊर्जा को जमा सकते थे। बेशक ये सब उनके दुश्मन की ताकत के सापेक्ष था। फ्रीजिंग पाम, ठीक है, मैं इसे प्राप्त करूंगा, अथर्व ने तय किया एक बार जब वह विधि के बारे में विस्तार से समझ गया। अथर्व को फ्रीजिंग पाम चुनते हुए देखने के बाद सभी शिष्य आपस में धीमी आवाज में बात करने लगे। वे सभी भ्रमित थे। अब तक सभी को पता चल गया था कि पहले अथर्व ने नॉनपल फ्लेम स्ट्राइक को चुना था। कई लड़ाइयों में वे बता सकते थे कि अथर्व की नॉनपल फ्लेम स्ट्राइक प्रमुख उपलब्धि तक पहुंच गई थी, जो दर्शाता था कि अथर्व अब अग्नि तत्व की साधना विधियों का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त था। लेकिन किसी अस्पष्ट कारण से अथर्व ने बर्फ तत्व की एक विधि चुनी। क्या वह नहीं जानता था कि बर्फ आग के साथ नहीं मिल सकती है? शिष्यों की उलझन भरी निगाहों को देखकर अथर्व को पता चल गया कि वे क्या सोच रहे थे। हालांकि वह कुछ भी समझाने की योजना नहीं बना रहा था और जाने के लिए तैयार होते समय बस उन्हें देखकर मुस्कुराया। आध्यात्मिक मेरिडियन के बिना योद्धा होना एक वरदान था। वह किसी भी तरह की विधि से प्रशिक्षण लेने के लिए स्वतंत्र है। हमारे विपरीत, जिनके पास आध्यात्मिक मेरिडियन है, हमारे पास वे कष्टप्रद प्रतिबंध हैं। बहुत बुरा, एक आदमी ने जोर से आह भरी। हालांकि ऐसा नहीं लगा कि वह अथर्व को नीची नज़र से देखता था, लेकिन अगर कोई ध्यान से सोचे तो उसे पहचान नहीं सकता था। तुरंत सभी की आंखें आवाज़ के स्रोत की तलाश में लग गईं। कल्टीवेशन मेथड हॉल के द्वार पर एक मजबूत युवक खड़ा था जो पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहने हुए था। एक काले भालू की तरह वह बड़ा और मोटा था। शिष्य उसके ढांचे के सामने बौने लग रहे थे। वह लीन है, उसे पहचानते ही सभी शिष्य चौंक गए। लीन बाहरी शिष्यों में शीर्ष 10 शिष्यों में से एक था। उसके पास जबरदस्त ताकत थी और कहा जाता था कि डस्टिन भी उसके 10 वार से ज्यादा नहीं बच सकता था। लीन शरीर को निखारने का मास्टर है और रिफाइनमेंट गुट का सदस्य है। अथर्व ने जो रहस्यमयी रिफाइनिंग विधियां दिखाई हैं वे पहले ही काफ़ी हलचल मचा चुकी हैं। उसने स्नो सेक्ट में कई शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया है। अब कुछ शिष्यों ने फुसफुसाते हुए कहा,
लीन। अथर्व लीन को देखकर उसने भी उसके प्रति शिष्टाचार दिखाया, लेकिन उसके दिल में उस व्यक्ति का सम्मान नहीं था। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, अथर्व। लीन ने अथर्व की ओर बढ़ते हुए और अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा। क्या ऐसा है? मैं उलझन में हूँ। अथर्व ने उलझन में होने का नाटक करते हुए कहा। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुझे शरीर को परिष्कृत करने की आपकी साधना विधि चाहिए। इसकी कीमत कितनी है? मैं इसे ले लूंगा, लीन ने दृढ़ प्रेरक स्वर में कहा। आप इसके लिए आए हैं? अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है सीनियर लीन, आप और मैं दोनों ही स्नो सेक्ट के शिष्य हैं। हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए, है न? पैसे का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर लीन सहित सभी शिष्यों ने एक दूसरे को अविश्वास से देखा, मानो कह रहे हों क्या अथर्व लीन को विधि देगा। लेकिन जल्द ही अथर्व के असली इरादे उनके सामने स्पष्ट हो गए। हालांकि अगर मैं इसे आपको दे दूं तो यह आपको अपमानित कर सकता है, क्या ये सही नहीं है? इसलिए शायद मुझे आपको शर्मिंदगी से बचाने के लिए कुछ पैसे लेने की ज़रूरत है। अथर्व के अहंकारी प्रस्ताव को सुनकर लीन और सभी शिष्यों ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? लीन ने उत्साह से कहा। वह इस दुर्लभ विधि को पाने के लिए उत्सुक था जिसे दलित योद्धा ने अपने पास रखा था। बेशक, तो लीन, मुझे एक प्रस्ताव दो। अथर्व मुस्कुराया। हाँ, चूंकि यह तुम्हारा है इसलिए तुम्हें ही प्रस्ताव देना चाहिए। लीन ने जोर से कहा, बहुत स्पष्ट रूप से रोमांचित। अगर तुम ऐसा कहते हो। अथर्व ने सोचने के लिए रुकने से पहले कहा। फिर उसने 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं। 2000। लीन को भी यह बेतुका लगा। अथर्व ने अपना सिर हिलाया। 20,000। लीन ने फिर से कहा और अधिक उत्तेजित होता गया। अथर्व ने फिर भी अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें 2 लाख चाहिए, अथर्व? लीन ने कहा। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। नहीं। अथर्व फिर से हंसा। तो तुम्हारा मतलब है? लीन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों से सारा उत्साह गायब हो गया। लीन को एहसास हुआ कि यह मानना उसकी नासमझी थी कि अथर्व उसे अपनी विधि बेचेगा। सच में वह उससे मोल तोल भी कर रहा था। लीन, मेरा मतलब है 2 मिलियन। देखो, अगर तुम सभी विधियां लेना चाहते हो तो मेरी कीमत 2 मिलियन होगी। इस पर लीन को आखिरकार यह बात समझ में आ गई कि अथर्व उसे बेवकूफ़ बना रहा था। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उनके आसपास के कई शिष्य हंस पड़े। कुछ महिला शिष्यों ने टिप्पणी की, अथर्व कितना प्यारा है, कितना शरारती लड़का है। तुम। कल्टीवेशन मेथड हॉल में एक दहाड़ गूंज उठी। ये लीन की कर्कश आवाज़ थी जो गुस्से से कांप रही थी। मैं तुम्हें बता दूं, अथर्व, जिसने भी कभी मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की है वह सब 6 फीट नीचे है। लीन ने गुर्राहट के साथ अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपने भीतर से शक्ति का एक तेज भंवर निकाला और अथर्व पर मुक्का मारा। लीन, तुम क्या कर रहे हो? जैसा कि कहा जाता है, व्यापार व्यापार है। अगर तुम्हें मेरा प्रस्ताव असहमत लगता है तो हम इस बारे में बात करना बंद कर सकते हैं, अथर्व ने हकलाते हुए कहा। जब उसने लीन को अपनी मुट्ठियों के साथ उस पर आते देखा तो वह डरने का नाटक कर रहा था। फिर से सभी शिष्य हंसे, लेकिन वे तुरंत चुप हो गए, क्योंकि वे लीन विशाल मानव भालू के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे। अब भले ही अथर्व पीछे हट रहा था, उसने लाल रंग के रून से अपने दाहिने हाथ में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित करना शुरू कर दिया। वह लाल रंग के रून की रहस्यमयी शक्ति को थामे हुए था। भक्षक कौशल, देखते हैं तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, अथर्व ने बड़बड़ाया, इससे पहले कि वह खुद में लिपट गया और एक अस्थायी मुक्का मारा। अध्याय 46। एक मुक्का। अहंकार में वृद्धि महसूस करते हुए अथर्व ने बचाव की स्थिति संभालने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया और लीन की उन्मत्त मुट्ठी पर गोली चलाई। लीन शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में दूसरे स्थान पर था, जिसका मतलब था कि वह लगभग सबसे उत्कृष्ट था। एक बार जब उसने मुक्का मारा तो पूरा कल्टीवेशन मेथड हॉल कांपने लगा, मानो उसके मुंह से गूंज रहा हो। आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ लीन का मुक्का उन्मत्त गति से भरा था। अनजाने में लीन के पीछे एक भयंकर काला भालू दिखाई दिया जो गहरी गड़गड़ाहट के साथ गुर्रा रहा था। इस उन्मत्त गति ने अनजाने में उसके आसपास के सभी शिष्यों को रोमांचित कर दिया। लीन जो अभ्यास करता है वह शारीरिक साधना पद्धति है जो पीले स्तर से संबंधित है, जिसे लापरवाह भालू की महान शक्ति कहा जाता है। ये साधना पद्धति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में एक भयंकर भालू के रक्तसार को खींचती है, कुछ शिष्यों ने कहा। हाँ, मैंने सुना है कि लीन की शारीरिक शक्ति रक्त शोधन के पहले ग्रेड में एक आम योद्धा से कभी कम नहीं रही है। लीन की प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व के बावजूद सभी शिष्यों ने उसके लिए प्रशंसा महसूस की जब उन्होंने ये प्रसिद्ध मुक्का महसूस किया। इसके विपरीत अथर्व का मुक्का न केवल अजीब था बल्कि सादा और खाली भी था। इसने कोई प्रभाव नहीं डाला, शक्ति पर समान प्रभाव। हालांकि अथर्व डस्टिन को हरा सकता है, मुझे लगता है कि उसके लिए अभी लीन से मुकाबला करना थोड़ा शर्मनाक है, कुछ शिष्यों ने कहा। भाड़ में जाओ, लीन ने भयंकर रूप से दहाड़ लगाई, ये देखकर कि अथर्व अप्रत्याशित रूप से बचाव में जाने के बजाय हमला करना शुरू कर देता है। इस दौरान वह एक दयनीय मुक्का मार रहा था।
उसे लगता था कि अथर्व का हाथ बुरी तरह टूट जाएगा और लीन के मुक्के तेजी से मजबूत होते गए। बूम! अगले ही पल उनकी मुट्ठियां टकराईं। दो विरोधी गतियों ने पूरे कल्टीवेशन मेथड हॉल को एक गड़गड़ाहट की आवाज से गुंजायमान कर दिया। सभी शिष्यों ने लीन के मुक्के के नीचे अथर्व के वस्त्र को सीटी बजाते हुए सुना, जैसे कि वह किसी भी समय टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अचानक अथर्व की मुट्ठी खून से लाल हो गई और उसकी त्वचा के नीचे से उसकी नसें फूटने लगीं। निस्संदेह ये लीन की उन्मत्त शक्ति के कारण था। लीन से फूटने वाली उन्मत्त गति ने अथर्व को पूरी तरह से घेर लिया। ये स्पष्ट था कि लीन का अथर्व को कोई मौका देने का कोई इरादा नहीं था। इस हंगामे ने कल्टीवेशन मेथड हॉल के दरवाजे पर खड़े एक बूढ़े अभिभावक का ध्यान खींचा। हम्फ, तुम छोटे बेवकूफ़, तुम अपने बारे में बहुत सोचते हो। बाहरी शिष्यों में से कोई भी मेरी मुट्ठी को छूने की हिम्मत नहीं करता। मैं तुम्हारे दयनीय शरीर में सभी मेरिडियन को तोड़ दूंगा। लीन ने अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ उपहास किया। एक झटके में लीन की उन्मत्त शक्ति उसकी मुट्ठी के माध्यम से अथर्व के शरीर में बह गई, उसकी मेरिडियन में डूब गई। हाँ, लीन की उन्मत्त शक्ति के प्रवाह को अपने पूरे सिस्टम में फैलते हुए महसूस करते हुए अथर्व समझ गया कि लीन क्या सोच रहा था। लेकिन अथर्व बस मुस्कुराया। उसके पास एक चाल थी। तुम अभी पूरी तरह से नष्ट होने जा रहे हो। तुम मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे जुटा सकते हो? संकुचित क्रूर आंखों से लीन ने अपनी मुट्ठी की शक्ति को और बढ़ा दिया। वह अथर्व की सभी मेरिडियन को नष्ट करने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन अचानक लीन को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वह हैरान था। अथर्व के शरीर में तेजी से प्रवेश करने वाली सारी उन्मत्त शक्ति अप्रत्याशित रूप से गायब हो गई और उसकी अपनी मुट्ठी में मौजूद शक्ति तेजी से खत्म होती दिख रही थी। ये कैसे संभव है? लीन ने गुस्से से भरी आंखों से अथर्व को घूरते हुए गुर्राहट की। गुर्राहट ने शिष्यों का ध्यान खींचा, जिन्हें अभी यह एहसास होने लगा था कि कुछ अप्रत्याशित घटित हो रहा है। उन्होंने पाया कि लीन की मुट्ठी जो पहले उन्मत्त शक्ति से घिरी हुई थी, अब उसमें कोई शक्ति नहीं थी, मानो वह हवा में गायब हो गई हो। ये कैसे संभव है? सभी शिष्यों के होश उड़ गए। वे इस दृश्य को देखकर उतने ही हैरान थे। जहां तक बूढ़े संरक्षक की बात है, उसकी धुंधली आंखें अथर्व की दाहिनी मुट्ठी पर लगे रक्त लाल रून को घूरते हुए चमक रही थीं। यह एक बहुत ही अनोखी साधना पद्धति है। ऐसा लगता है कि ये दुश्मन की शक्ति को भंग कर सकती है, बूढ़े संरक्षक ने खुद से कहा। यहाँ तक कि बूढ़े व्यक्ति ने भी यह नहीं देखा कि लीन की शक्ति वास्तव में अथर्व के भक्षण कौशल द्वारा निगल ली गई थी। निश्चित रूप से इस भक्षण कौशल ने मुझे निराश नहीं किया है, अथर्व ने उत्साह से खुद से सोचा। जैसा कि अपेक्षित था, भक्षण कौशल के दृश्यमान रूप रक्त लाल रून ने अपनी क्षमता पूरी कर ली थी। एक असंभव चाल की तरह लगने वाले इस प्रयास में इसने सीधे लीन की अत्यधिक उन्मत्त शक्ति को निगल लिया था। कुछ भी असंभव नहीं है, अथर्व ने लीन के चेहरे पर अविश्वास की भावना को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। और फिर अथर्व की मुट्ठी लाल हो गई और लीन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह शक्तिशाली बल के साथ पीछे की ओर गिर गया। जमीन पर भारी निशान छोड़ने के बाद लीन ने अथर्व द्वारा दी गई ताकत को खत्म कर दिया और अपने शरीर को स्थिर किया। उसी समय लीन की छाती तेजी से धड़क रही थी, मानो उसके मुंह से खून की धार बहने लगे। अथर्व ने वास्तव में लीन को हरा दिया। क्या ये हो सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि अथर्व के पास पहले से ही शीर्ष बाहरी शिष्यों में से दूसरे की ताकत है, और वह सबसे ऊंचे रैंक वाले को भी चुनौती दे सकता है? जो दृश्य उनकी आंखों के सामने सामने आया था, उसे देखकर शिष्य स्तब्ध होकर बैठ गए। युद्ध के दृश्य में वे सभी समझ गए थे कि अथर्व उन बाहरी शिष्यों के बीच एक चमत्कारी व्यक्ति हो सकता है, और वह निश्चित रूप से शीर्ष तक पहुंचता रहेगा। शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में से दूसरे सबसे ऊंचे शिष्य के पास कुछ खास नहीं लगता, अथर्व ने घृणा से कहा, अपनी मुट्ठियां वापस लेते हुए। तो अभी के लिए मेरा आप पर इस्तेमाल करने के लिए अपनी शारीरिक साधना पद्धति को बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इससे मेरी शक्ति पूरी तरह से बदनाम हो जाएगी। उफ, तुम मारे जाने के लिए कह रहे हो? अपमानित होने पर लीन ने अपना आपा खो दिया और उन्माद में आ गया। उसने अथर्व पर आक्रमण करने के लिए अपनी शेष बची हुई शक्ति को एकत्रित किया। ये देखकर कि लीन अभी भी लड़ना चाहता है, अथर्व की आंखों में एक गंभीर चमक आ गई। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह लीन से डरता था। अथर्व अपने समुदाय के नियमों को जानता था और उनका सम्मान करता था। कल्टीवेशन मेथड हॉल में इस तरह से लड़ना वास्तव में अनुचित था। आखिरकार साथी शिष्यों को चोट पहुंचाना स्नो सेक्ट में निषिद्ध था। अथर्व के लिए इसके लिए दंडित होना और बाहरी प्रतियोगिता से चूकना उचित नहीं था। कल्टीवेशन मेथड हॉल में आपको इस तरह की जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अचानक संरक्षक की बूढ़ी आवाज अपनी कर्कश शान के साथ उठी। हर कोई स्तब्ध रह गया। शिष्य बूढ़े संरक्षक को घूरने लगे, जिसके अचानक हस्तक्षेप ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि बूढ़ा संरक्षक शायद एक छुपा हुआ शक्तिशाली व्यक्ति है, अन्यथा स्नो सेक्ट उसे कल्टीवेशन मेथड हॉल जैसी महत्वपूर्ण जगह नहीं सौंपता। लीन शांत हो गया। उसने महसूस किया कि इस जगह पर उसके लिए अशिष्टता बहुत खतरनाक हो सकती है।
लीन को खुद को संयमित करते देख बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी शालीनता वापस ले ली और पूरे कल्टीवेशन मेथड हॉल को पहले जैसा बना दिया। वह फिर से अपनी कुर्सी पर आलस से पीछे झुक गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं अथर्व, क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? लीन ने अथर्व पर गुर्राते हुए कहा। चुनौती? काय, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हो तो मेरे साथ मौत के अखाड़े में चलो मौत की लड़ाई लड़ते हैं। अथर्व ने लीन की चुनौती पर तिरस्कार से थूका। तुम? अथर्व की प्रतिक्रिया पर लीन हकलाया। अथर्व के साथ पिछली टक्कर के बिना वह बिना किसी हिचकिचाहट के मौत की लड़ाई स्वीकार कर लेता, लेकिन अथर्व के उस एक जबरदस्त मुके ने उसे वाकई बहुत डरा दिया था। काय, हारे हुए? उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। अथर्व कल्टीवेशन मेथड हॉल से बाहर चला गया, पीछे लीन को छोड़ दिया जो गुस्से और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। लीन ने अथर्व को दरवाजे की ओर देखा, बूढ़े संरक्षक को गहराई से प्रणाम किया और बेपरवाही से बाहर निकल गया। अध्याय 47 ज़ेनिया से फिर से सामना। हॉल में जो कुछ हुआ वह जंगल की आग की तरह फैल गया। जल्द ही स्नो सेक्ट में हर कोई जान गया कि क्या हो रहा था। अथर्व ने संप्रदाय का शिष्य बनने के बाद से बहुत ध्यान आकर्षित किया था। अब जब ऐसा लग रहा था कि उसने लीन को हरा दिया है, जो शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में दूसरे नंबर का व्यक्ति था, तो हर कोई उस पर नजर रख रहा था। वह जो कुछ भी करता वह विभिन्न गुटों के लिए खतरनाक हो सकता था। खास तौर पर रिफाइनमेंट गुट और कास्टिंग गुट ने उसकी क्षमता को देखा था। उन्हें खतरा महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि अथर्व बहुत जल्दी काफी शक्तिशाली हो गया था। उन्होंने कभी किसी शिष्य को इतनी जल्दी इतना कुछ हासिल करते नहीं देखा था। अथर्व ने अपने बारे में हो रही गपशप पर ध्यान नहीं दिया। वह उन चीज़ों पर समय क्यों बर्बाद करेगा जो मायने नहीं रखती। इसलिए वह अपने घर वापस चला गया, सामान बांधा और बर्फीले पहाड़ों की ओर चल पड़ा। आधी रात तक वह पहले ही स्नो सेक्ट के द्वार साफ कर चुका था और आगे बढ़ता रहा। रात के अंधेरे में निकलने का एक कारण था। अगर वह दिन में ऐसा करने की कोशिश करता तो वह रिफाइनमेंट या कास्टिंग गुट के लोगों से भिड़ जाता और शायद वह पूरी तरह से मर जाता। हीथर ने अथर्व के साथ मैजिक आइस की जगह खोजने की पेशकश की थी। हालांकि अथर्व ने उसकी सुरक्षा के डर से उसे ठुकरा दिया। वह अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था, उसकी तो बात ही छोड़िए। अगर वह घायल हो जाती या मर जाती तो वह खुद को माफ नहीं कर पाता। ग्रेस के निर्देशों की बदौलत अथर्व एक पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गया। यह एक कठिन यात्रा थी जो बर्फ और बर्फ से ढकी हुई थी। इस श्रृंखला पर कई छोटी अजीबोगरीब चोटियां थीं। एक छोटे से जंगल का तो जिक्र ही नहीं। जादुई बर्फ आमतौर पर बर्फीले पानी में बनती है। इससे उसे अंदाजा हो गया कि उसे कहाँ देखना है। उसने पानी के ऐसे निकायों की तलाश की जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से जम गए थे। अंत में वह बर्फीले पहाड़ों की बाहरी और भीतरी चोटियों के बीच के जंक्शन पर पहुंच गया। यहाँ अक्सर जानवर पाए जा सकते थे जिनमें त्वचा शोधन के उन्नत चरण या रक्त शोधन के निम्न चरण जैसी शक्तियाँ होती थीं। निशाचर जानवर होने के कारण वे आमतौर पर रात में शिकार करते थे। इसलिए अथर्व बेहद सावधान था। उसे न केवल छिपकर रहना था बल्कि उसे अपनी आंखें भी पैनी रखनी थीं। वह सावधानी से एक पेड़ पर चढ़ गया और उसकी शाखाओं में लेट गया, भोर होने का इंतजार करते हुए। यहाँ उसे बेहतर दृश्य दिखाई देगा और वह पकड़े जाने से बच सकता था। आखिरकार वह अभी भी रक्त शोधन के किसी भी स्तर पर जानवरों को संभालने में असमर्थ था। वह अच्छी तरह जानता था कि वह कमज़ोर है और इसलिए उनसे लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। जानवरों की दहाड़ पहाड़ों से गूंज रही थी और ठंडी हवा हवा में फुसफुसा रही थी। कुछ ही देर में लंबी ठंडी रात खत्म होने वाली थी। भोर की रोशनी में अथर्व ने पेड़ को छोड़ दिया और अपनी खोज फिर से शुरू कर दी। 4 घंटे बाद उसे एक जमी हुई झील मिली। दुर्भाग्य से उसे इस जलाशय में कुछ जलीय पौधों के अलावा कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। ओह अच्छा, बुरा किस्मत। अगले कुछ दिनों में वह 7 या 8 जमी हुई झीलों का पता लगाने में कामयाब रहा और मैजिक आइस के कई टुकड़े पाए, लेकिन वे सभी एक सदी के भीतर बने थे जो उसके शोधन में बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। हालांकि उसे अपनी यात्रा के दौरान कुछ अच्छी किस्मत मिली। वह फल, मेवे और जामुन खोजने में कामयाब रहा। उसने त्वचा शोधन के उन्नत चरण में 1 दर्जन या उससे अधिक जानवरों का सफलतापूर्वक शिकार किया, साथ ही उन तालाबों में कुछ अजीब मछलियां भी पकड़ीं। यह उसके लिए बहुत बड़ी किस्मत थी। इसके अलावा उसने जानवरों के खिलाफ अपने संघर्ष के दौरान फ्रीजिंग पाम की खेती में बहुत प्रगति की थी। साथ ही इस जगह ने उसे एक बेहतरीन वातावरण प्रदान किया क्योंकि ठंड के तापमान से पाम की खेती की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी। अब तक वह पिछले कुछ दिनों में पहले से ही सुधार कर चुका था और मामूली उपलब्धि रैंक तक पहुंच गया था। जिस दिन उसने पाम का अभ्यास समाप्त किया, उसने खुद से सोचा, मैं बस सेंटेनियल मैजिक आइस नहीं ढूंढ पा रहा हूं। शायद मास्टर ग्रेस गलत थे। शायद कोई भी यहाँ नहीं आता क्योंकि सेंटेनियल मैजिक आइस नहीं है। जब उसे यह पता चला तो उसने जाने का फैसला किया। वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था।
लेकिन जाने से ठीक पहले उसने पदचाप सुनी। तुरंत उसने सहज ज्ञान से खुद को एक छोटी पहाड़ी के पीछे छिपा लिया। जल्द ही उसने एक सुंदर आदमी और एक महिला को देखा जो सफ़ेद कपड़े और घूंघट पहने हुए थे। ये वही है, ज़ेनिया। अथर्व ने महिला को पहचानते ही अपने दिल में चुपके से चिल्लाया। वह चौंक गया। हाँ, ज़ेनिया के साथ उसने कुछ अविस्मरणीय पल साझा किए थे। अथर्व उससे अधिक परिचित नहीं हो सकता था। भले ही वह घूंघट से ढकी हुई थी, लेकिन यह निश्चित रूप से वही थी। उसके दिल में जटिल भावनाएं उमड़ पड़ीं। वह उससे नफरत करता था, वह उसे पसंद करता था, वह निश्चित नहीं था, शायद दोनों का थोड़ा सा। नोवेल बिन ज़ेनिया ने उसे टोकन देकर स्नो सेक्ट का शिष्य बनने में मदद की। अन्यथा वह इस शक्तिशाली संप्रदाय में नहीं होता, न ही वह ग्रेस द्वारा प्रशिक्षित होता। लेकिन अपने जीवन के सबसे निचले बिंदु पर उसने उसे दूर धकेल दिया। क्या वह खुद एक शिष्य नहीं है? फिर वह यहाँ क्या कर रही है? अथर्व हैरान था। आदमी और औरत ने बातचीत शुरू कर दी। अपने आसपास की चीज़ों पर नज़र डालने पर ज़ेनिया को बर्फ़ और बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। वह एक तहदार पंखा पकड़े हुए सुंदर आदमी के पास गई और पूछा, ज़ैदन, क्या यहीं तुम्हें जादुई बर्फ़ मिली थी? आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मेरे आदमियों को यहाँ एक बड़ा जमी हुई तालाब मिला है। उन्होंने कुछ शोध किया और पाया कि उस तालाब में जादुई बर्फ़ कम से कम 500 साल पहले बनी थी। फिर उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आपको अपनी साधना पद्धति का अभ्यास करने के लिए जादुई बर्फ़ की आवश्यकता है। इसलिए हम यहाँ हैं, आपके लिए केवल सर्वश्रेष्ठ, एक बड़ा जमे हुए तालाब। जादुई बर्फ़ 500 साल पहले बनी थी। अथर्व ने इसका सार समझ लिया और दंग रह गया, चुपचाप और सावधानी से पहाड़ी के पीछे छिप गया। उसके पास पहले से ही पवित्र रक्त क्रिस्टल था। उसे यकीन था कि वह उस जादुई बर्फ़ की मदद से 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की दूसरी डिग्री तक पहुंचने में सक्षम होगा। लेकिन मैं यहाँ कई दिनों से हूँ और कुछ भी नहीं मिला। वे किस तालाब के बारे में बात कर रहे होंगे? अथर्व ने हैरान होकर सोचा, क्या वह उसे प्रभावित करने के लिए बकवास कर रहा है? उसने आध्यात्मिक रूप से उस आदमी का आंकलन किया और उससे कामुकता की लहरें उठती हुई महसूस कर सकता था। सच में, जादुई बर्फ़ 500 साल पहले बनी थी? ज़ेनिया ने उत्साह से पूछा। वह पूरे समय शांत और दूर रही थी, लेकिन अब उसके पास ध्यान देने लायक कुछ था। ज़ेनिया के उत्साह को देखकर ज़ैदन डी की आंखें चमक उठीं। उसने आगे कहा, हाँ, बस मेरे पीछे आओ। फिर वह उसे एक चोटी की ओर ले गया। दूसरी ओर अथर्व ने अपनी सांस छिपाने के लिए भक्षण कौशल की शुरुआत की, ताकि जब वह उनका पीछा कर रहा हो तो वे उसकी सांस न सुन सकें। उसे वह जादुई बर्फ़ चाहिए थी। उसे इसके लिए उनसे लड़ना पड़ सकता था और वह हार भी सकता था। वे दोनों रक्तशोधन के योद्धा थे। हालांकि वह कीमती जादुई बर्फ़ इसके लायक थी। उस चोटी के पीछे का क्षेत्र बर्फीले पहाड़ों का केंद्रीय क्षेत्र था। रक्तशोधन के जानवर उस क्षेत्र में रहते थे। जल्द ही ज़ैदन डी और ज़ेनिया ने शंकुधारी जंगल में अपना रास्ता खोज लिया। यह एक बेहद सुनसान रास्ता था। उन्होंने रास्ते पर अच्छा समय बिताया और जल्द ही केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच गए। वहां कोई शंकुधारी पेड़ या पहाड़ी नहीं थी। ये बर्फ और बर्फ से ढका एक समतल बेसिन था। बेसिन में एक बहुत बड़ा जमी हुई तालाब थी। ये यहाँ है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इसे नहीं ढूंढ पाया। ये बहुत ही गुप्त जगह है। अथर्व ने जंगल में छिपते हुए धीमी आवाज में खुद से बात की। ये झील बहुत बड़ी है। 500 साल पुरानी जादुई बर्फ का होना निश्चित रूप से समझ में आता है। वह आदमी, उसका नाम क्या है? ज़ैदन, हाँ, ऐसा लगता है कि वह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा था। लेकिन मैं उनसे बर्फ कैसे ले सकता था? अथर्व सोच में डूबा हुआ था। उसका दिमाग समस्या पर काम करना शुरू कर रहा था। वह समझ सकता था कि ज़ैदन डी और ज़ेनिया निश्चित रूप से रक्तशोधन के पहले दर्जे के योद्धा थे। वह लगभग पुष्टि कर सकता था कि ज़ैदन डी रक्तशोधन के दूसरे दर्जे के बहुत करीब था। उसे रक्तशोधन के एक योद्धा से लड़ने में भी कठिनाई हुई, दो की तो बात ही छोड़िए। ज़ेनिया, हम यहाँ हैं। जादुई बर्फ तालाब में ही है। मैंने अपने आदमियों को इसे वहीं छोड़ने का आदेश दिया जहाँ ये था। यह अब तुम्हारा है। यह मेरा तुम्हें उपहार है, ज़ैदन डी ने दावा किया। तुम इसका उपयोग साधना के लिए कर सकते हो। धन्यवाद, ज़ैदन। ज़ेनिया ने उसे धन्यवाद देने से पहले ही पूल में छलांग लगा दी। ज़ैदन उसके पीछे चला गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ न करो और उन्हें बर्फ लेने दो। अथर्व ने अपने दांत पीस लिए। जादुई बर्फ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अध्याय 48 ज़ेनिया का परिवर्तन। जब अथर्व अभी भी अपने दिमाग में इस मामले पर विचार कर रहा था, ज़ेनिया और ज़ैदन बर्फीले पूल से बाहर आ गए थे। अब ज़ेनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने लगी और खूनी लाल हो गई। ये रक्तशोधन के योद्धा की निशानी थी। खूनी लाल आध्यात्मिक ऊर्जा ने एक बर्फीली शक्ति छोड़ी और इसके साथ एक सफ़ेद बर्फ का क्रिस्टल निकला जो लगभग 1 मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा था। काफ़ी दूर होने पर भी अथर्व को सफ़ेद बर्फ के क्रिस्टल से निकलने वाली तेज ठंडक और शक्ति का एहसास हो रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि यह जादुई बर्फ ही थी।
अथर्व ने अनुमान लगाया कि इसकी तीव्र ठंडक के आधार पर यह जादुई बर्फ लगभग 5 शताब्दियों पुरानी है। मुझे क्या करना चाहिए? अथर्व के पास अपना मन बनाने के लिए समय कम होता जा रहा था। अगर वह अब जादुई बर्फ चुराने की कोशिश नहीं करता तो उसे फिर कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन वह जानता था कि अगर वह जादुई बर्फ के लिए लड़ने की कोशिश भी करता तो भी वह जैडन और ज़ेनिया को नहीं हरा पाता। आखिरकार वे दोनों रक्त शोधन के योद्धा थे। जैडन, अब मेरी रक्षा करो और मेरी रक्षा करो, ज़ेनिया ने पूल से बाहर आने के बाद कहा। उसका इरादा 500 साल पुरानी इस जादुई बर्फ को वहीं परिष्कृत करके इसकी बर्फ ऊर्जा को अवशोषित करने का था। लेकिन जैडन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें ज़ेनिया की सुडौल आकृति पर टिकाए रखीं। जैडन, ज़ेनिया ने गुस्से से चिल्लाया जब उसने जैडन की कामुक नज़र देखी। ज़ेनिया, क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो और डी कबीले की सदस्य बनना चाहती हो? जैडन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अपना सुंदर चेहरा उसकी आंखों से मिलाते हुए। जैडन, कृपया हम दोनों के लिए थोड़ा सम्मान करो और अपने मुंह पर लगाम लगाओ, ज़ेनिया ने ठंडे, चेतावनी भरे लहजे में कहा। लेकिन एक पल में वह ये देखकर हैरान रह गई कि उसका शरीर थोड़ा नर्म और ढीला लगने लगा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसके शरीर के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म होती दिख रही थी। फिर उसे बहुत गर्मी और असहजता महसूस हुई। कुछ गड़बड़ लग रही है, अथर्व ने कहा, दूर से निरीक्षण करना। हाँ, ज़ेनिया, तुम अभी बहुत अलग महसूस कर रही हो, है न? जैडन ने शैतानी तरीके से हंसते हुए देखा कि दवा ने असर करना शुरू कर दिया था। तुमने मैजिक आइस में नशा कर दिया है, ज़ेनिया ने कर्कश स्वर में फुसफुसाया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि जैडन ने क्या किया है। एक भयावह मुस्कान के साथ जैडन ने उत्तर दिया, ज़ेनिया, तुम वास्तव में हमेशा इतनी चतुर होती हो, लेकिन कितना दुखद है, अब तुम्हारे लिए ये सब समझने में बहुत देर हो चुकी है। इसके अलावा शायद तुम्हें पहले से ही पता हो कि मैजिक आइस में किस तरह की दवा है। ये कहने के बाद जैडन धीरे धीरे ज़ेनिया के पास गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मेरे मालिक के क्रोध का डर नहीं है? ज़ेनिया ने ठंडे स्वर में थूका। ओह, ये सही है, तुम्हारा स्वामी एक जन्मजात आत्मा है। मैं लगभग भूल ही गया था। लेकिन याद रखो, औरत, कि मेरा अपना स्वामी भी जन्मजात आत्माओं में से एक है। और मेरी प्यारी औरत, मुझे पता है कि अगर तुम आज मेरी औरत बनने के लिए सहमत हो तो तुम्हारा स्वामी शायद हमारे रिश्ते को स्वीकार करने और हमें साथ रहने देने के लिए तैयार हो जाएगा। धमाका! उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ज़ेनिया ने अपनी हथेलियों से ठंडी शक्ति को इकट्ठा किया और जैडन पर वार किया। हालांकि चूंकि उसे नशा दिया गया था, इसलिए उसके पास उसके खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जैडन ने सहजता से ज़ेनिया के हमले को एक तरफ पटक दिया और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। ज़ेनिया जानती थी कि वह ज़्यादा देर तक दवा के मजबूत प्रभावों का विरोध नहीं कर सकती। वह एक विह्वल अवस्था में जाने लगी, लेकिन पूरी तरह से हार मानने से पहले उसने एक आखिरी विचार किया। अथर्व, मेरी मदद करो, ज़ेनिया अपनी पूरी ताकत से चिल्लाए। एक अचंभे में वह असहाय रूप से जंगल में अथर्व की दिशा में देखने लगी। ये कैसे संभव हो सकता है? उसने मुझे महसूस भी किया है। अथर्व ने ज़ेनिया की विनती भरी निगाहों को देखते हुए संदेह से सोचा। कौन है वहाँ? जैडन ने उसी दिशा में देखते हुए चिल्लाया। अथर्व अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पेड़ों से बाहर निकल आया। भले ही ज़ेनिया ने उसे पहले नहीं पुकारा होता, वह उसे बचाने के लिए बाहर आ जाता। उसके पास जैडन को उस पर हमला करने देने का दिल नहीं था। अरे, तुम सिर्फ स्किन रिफाइनमेंट की 8वीं कक्षा में एक योद्धा हो। इस सुंदरता को इतनी लापरवाही से बचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे, जैडन ने ज़ेनिया के मुड़े हुए शरीर पर मंडराते हुए तिरस्कार के साथ कहा। फिर भी जब अथर्व ने खुद को दिखाया तो वह अभी भी थोड़ा चौंका था, क्योंकि उसने जंगल में छिपे दूसरे योद्धा को महसूस नहीं किया था। जल्दी से जैडन ने अपने हाथ फैलाए और अपनी उंगलियों को मोड़कर अपनी हथेलियों को पंजों का आकार दिया। वह अथर्व पर क्रूर बल के साथ टूट पड़ा। अब जबकि ज़ेनिया दवा के प्रभाव में आ चुकी थी और वह आज उसे ले जाने वाला था, जैडन एथव के साथ लड़ाई को खत्म करने के लिए अधीर था। जैडन के शक्तिशाली हमले के बाद एथव के पास उसके खिलाफ संघर्ष करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे ही वह लड़ाई के बीच में था, उसने देखा कि ज़ेनिया एक जबरदस्त परिवर्तन से गुजर रही है। ज़ेनिया दवा के प्रभाव में बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अब उसके शरीर से एक मजबूत ठंडी शक्ति उभरी जिसने दवा की शक्ति को तोड़ दिया। ज़ेनिया एक ऐसे प्राणी में बदल गई जो बहुत बर्फीली और डरावनी थी, जो उस असीम बर्फीले परिदृश्य में मौत के बर्फ के देवता की तरह दिख रही थी। इससे भी ज़्यादा डरावनी ज़ेनिया की पीठ से फैली 3 सफ़ेद बर्फ की पूंछें थीं। ये 3 बर्फ सफ़ेद पूंछें तीव्र ठंडी शक्ति से भरी हुई थीं और जल्दी से जैडन की गर्दन के चारों ओर लिपट गईं। एक तेज़, जोरदार झटके के साथ जैडन का सिर उसके शरीर से उड़ गया। दयनीय जैडन, जो एक ही वार में अथर्व को मारने की योजना बना रहा था, उसके प्रयास से पहले ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया।
जैदिन को मारने के बाद ज़ेनिया और भी ज्यादा निर्दयी बन गई। उसका सुंदर चेहरा भेड़िए के चेहरे में बदल गया और उसके मुंह के कोनों से 2 लंबे नुकीले दांत निकल आए। उसने अपनी आंखें अथर्व पर टिका दीं। हवा में लहराती 3 बर्फ सफ़ेद पूंछें उसके पास आने लगी, उसे अपने चारों ओर लपेटने की कोशिश करने लगीं। अथर्व की दृढ़ इच्छाशक्ति और होश के बावजूद उसने जो देखा उससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। 3 बर्फ सफ़ेद पूंछों के उसके पास पहुंचने पर भी वह वास्तविकता में वापस नहीं आ पाया। लेकिन ज़ेनिया की शक्ति अचानक कम होती दिखी और तीनों पूंछें तुरंत पीछे हट गईं। ज़ेनिया ने तेजी से अपना मूल रूप वापस पा लिया, लेकिन अब दवा के प्रभाव ने उसे फिर से जकड़ लिया और ज़ेनिया बर्फ में इंट गई। हे भगवान, ये बहुत भयानक है, अथर्व ने डर के मारे कहा। जैसे ही उसे होश आया उसने अपनी छाती पकड़ ली। अपनी आंखों में खौफ के साथ ज़ेनिया के दयनीय रूप को देखते हुए वह सतर्क हो गया। जब उसने ज़ेनिया को पीड़ा में कराहते सुना तो अथर्व धीरे धीरे उसके पास गया। अथर्व को महसूस करते हुए ज़ेनिया ने अपनी ताकत जुटाई और बेतहाशा उसके शरीर को खरोंचने लगी। नशे की हालत में वह अभी भी लड़ रही थी। हालांकि अब वह अपनी शक्ति खो चुकी थी, इसलिए अथर्व उसके निरर्थक प्रयासों को रोकने में सफल रहा। ओह प्रिय, मैंने सुना है कि इस तरह की दवा के प्रभाव को रोकने का एकमात्र तरीका संभोग करना है, अन्यथा उसकी मेरिडियन टूट सकती है और वह मर सकती है। अथर्व ने ज़ेनिया को देखकर अनिच्छा से बुदबुदाया, जो इतनी दयनीय और असहाय होकर जमीन पर सिकुड़ी हुई थी। बिना कुछ सोचे उसकी आंखें उस पर टिक गईं। अध्याय 49 2 जटिल दिल। अथर्व का दिल धड़कने लगा जब उसने ज़ेनिया को लाल होते और तेज सांस लेते देखा। उसने उसकी सौंधी खुशबू सूंघी। हालांकि ये भावना तुरंत गायब हो गई जब तक वह उस भयानक परिवर्तन के बारे में सोचता रहा जो अभी अभी ज़ेनिया में हुआ था। अथर्व के लिए वह अब एक विचित्र थी। अब प्रमुख मेरिडियन ज़ेनिया के लाल हुए चेहरे पर दिखाई दिए थे क्योंकि दवा ने पहले ही उसके शरीर के हर हिस्से पर असर कर दिया था। अगर कोई उपाय नहीं किया जाता तो वह अपनी मेरिडियन के फटने के बाद मर जाएगी। इस क्षण अथर्व को हिचकिचाहट महसूस हुई। बेशक वह नहीं चाहता था कि ज़ेनिया मर जाए। गल्प। अथर्व ने निगल लिया जब ज़ेनिया उसे लगातार खरोंच रही थी। अगर कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो मुझे खुद को बलिदान करना होगा। उसे एहसास हुआ कि उसके मन में लड़की के लिए भावनाएं हैं। भक्षण कौशल। मेरा भक्षण कौशल दवा की शक्ति को खत्म कर सकता है। अथर्व को अचानक ये ख्याल आया। उसने अपना चाकू निकाला, ज़ेनिया की बांह पर एक छोटा सा कट लगाया। फिर उसने भक्षण कौशल और भक्षण क्षेत्र की शक्ति को सक्रिय किया ताकि दवा की ऊर्जा को अवशोषित किया जा सके। भक्षण कौशल कैस मैनुअल में 9 सर्वोच्च कौशलों में से एक था। ये दवा से सबसे घातक ऊर्जा को भी भक्षण करने में सक्षम था। जल्द ही ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई। बेहोश होने पर ज़ेनिया की आंखें उसके सिर के पीछे की ओर घूम गईं। ये काम कर गया, अथर्व ने फुसफुसाते हुए कहा जब उसने उसे शांत होते देखा। अथर्व तुरंत क्रॉस लेग बैठ गया और दवा की सारी ऊर्जा को अपने भक्षण क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। ऐसा करने पर उसने भक्षण अग्नि को सक्रिय किया ताकि इसे जलाया जा सके और अपने सिस्टम से इसे खत्म किया जा सके। अथर्व को ऊर्जा को पूरी तरह से जलाने में पूरे 2 घंटे लगे। हालांकि ज़ेनिया का पसंदीदा हथियार सफ़ेद चाबुक उसके गले में पहले से ही था जब वह जीवित हुआ। अगर ज़ेनिया ने अपना चाबुक थोड़ा भी कड़ा किया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। ज़ेनिया, तुम्हारे मन में कोई कृतज्ञता नहीं है, अथर्व ने डांटा। क्या हुआ? उसने उसकी जान बचाई लेकिन बदले में वह उसे मार डालेगी। और अथर्व ज़ेनिया की ठंडी आंखों में जानलेवा इरादे महसूस किए। उसे वहीं मार डालने की असली इच्छा। तुम सही हो, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, ज़ेनिया ने बिना किसी भाव के कहा और फिर चाबुक को थोड़ा कस दिया। तुरंत अथर्व को सांस लेने में परेशानी होने लगी। वह उसका गला घोंट रही थी। नोवेलबिन, मुझे विश्वास था कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। मैंने तुम्हारे शरीर से दवा निकाल दी, अथर्व ने कहा। उसकी आवाज़ उसके चाबुक के दबाव में दब गई थी। वह मूर्ख नहीं बनना चाहता था जिसने एक महिला के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। लेकिन तुमने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो तुम्हें कभी नहीं देखनी चाहिए थी, ज़ेनिया ने फुसफुसाया। अथर्व तुरंत समझ गया कि ज़ेनिया के शब्दों का मतलब उसके भयानक परिवर्तन से था। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कुछ भी नहीं देखा है। अथर्व ने जोर से अपना सिर हिलाया। ज़ेनिया इस पर झिझकी। वह निश्चित रूप से उतनी निर्दयी नहीं थी जितनी वह दिखना चाहती थी। वह कभी नहीं भूली कि एक बार सालों पहले वे बचपन के प्रेमी थे। वह अन्यथा अथर्व को हिम संप्रदाय में शामिल होने में मदद नहीं करती। इसके अलावा अथर्व ने इतने कम समय में त्वचा शोधन की 8वीं कक्षा तक सफलतापूर्वक साधना की, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया और उसके पुराने दिल को भी छू लिया। और निश्चित रूप से अथर्व ने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। वह ये सच जानती थी, भले ही वह ये न समझती हो कि उसने उसके शरीर से दवा कैसे निकाली। सच बताऊं तो वह वास्तव में अथर्व को धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन उसके मन में कुछ शंकाएं थीं। अथर्व के पास अभी भी आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं था जो भविष्य में उसकी सफलता में बाधा डालता।
भले ही उसके पास 5 सितारा या उससे बेहतर आध्यात्मिक मेरिडियन हो, फिर भी वे कभी भी एक ही स्तर पर नहीं होंगे। इसलिए ज़ेनिया जानती थी कि उसे अथर्व के साथ सभी संबंध तोड़ने होंगे। लेकिन वे यहाँ फिर से मिले थे। क्या ये भाग्य था? शायद अथर्व को मारना ही एकमात्र विकल्प था। और आखिरकार अथर्व उसका रहस्य जानता था। ज़ेनिया के लिए ऐसा करने का यह एक अच्छा कारण होगा। लेकिन अपने मन में गर्मागर्म बहस के बाद उसने आखिरकार अपना चाबुक रख दिया। अथर्व, कृपया एक वादा करो, ज़ेनिया ने आह भरी। मैं समझ गया। अथर्व ने राहत की सांस ली। जिस स्थिति में वह था उसमें वह बिल्कुल भी जवाबी हमला नहीं कर सकता था। वह खड़ा हुआ और ज़ेनिया को शपथ दिलाई। यह उसकी ईमानदारी और उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। ज़ेनिया, मैं जानना चाहता हूँ, तुमने मुझे यहाँ कब देखा? अथर्व ने पूछा। जिस क्षण ज़ेडन और मैं पहुँचे, उसने बेपरवाही से जवाब दिया। अथर्व चौंक गया, यह महसूस करते हुए कि ज़ेनिया एक साधारण योद्धा नहीं थी। उसके पास बहुत बढ़िया कौशल थे। हालांकि ज़ेनिया और ज़ेडन दोनों ही रक्त शोधन की पहली कक्षा में थे, लेकिन ज़ेडन ज़ेनिया से ज़्यादा शक्तिशाली था। लेकिन इस तथ्य के बावजूद ज़ेनिया तुरंत अथर्व को भांप लेती थी, भले ही उसे लगता था कि उसने खुद को अच्छी तरह छिपा रखा है। अथर्व को उसके भयानक बदलाव के बारे में सोचकर उत्सुकता हुई, लेकिन उसने इसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। अलविदा। फिर अथर्व इस जगह को छोड़ने के लिए उत्सुक था। वह ज़ेनिया के मन बदलने से पहले ही निकल जाना चाहता था। अथर्व, रुको, ज़ेनिया ने उसे रोका। उसने 500 साल पुरानी जादुई बर्फ को आधे में विभाजित किया और अथर्व को एक टुकड़ा दिया। मैं तुम्हारा कुछ भी कर्ज नहीं चुकाना चाहती, उसने अपने होंठ काटते हुए कहा। मुझे पता है, अथर्व ने चुपचाप कहा और उसकी पेशकश स्वीकार कर ली। शायद अथर्व के मन में उसे अच्छा लगता अगर ज़ेनिया उस पर कुछ एहसान करती। ज़ेनिया को भी ऐसा ही लगता, लेकिन अब अलग होने का समय आ गया था। अथर्व ने ज़मीन की ओर देखा, पीछे मुड़ा और चला गया। क्या ये सही बात है? उसे जाने दो, ज़ेनिया ने उसे दूर जाते हुए देखकर बड़बड़ाया। वैसे भी, क्या मैं उसे मारने का दिल भी कर सकती हूँ? मैजिक आइस प्राप्त करने के बाद अथर्व के पास बर्फीले पहाड़ों पर रहने का कोई कारण नहीं था। उसे जानवरों का शिकार करने की भी कोई इच्छा नहीं थी। अथर्व ने ग्रेस को संक्षेप में बताया कि स्नो सेक्ट में वापस आने के बाद उसके साथ क्या हुआ था, और एकांत में साधना शुरू करने से पहले उसने हीथर से भी कुछ समय के लिए मुलाकात की। 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले की पहली डिग्री को पार करने और मैजिक आइस और पवित्र रक्त क्रिस्टल के साथ दूसरी डिग्री तक पहुंचने का समय आ गया था। तैयारी में अथर्व ने पूरा दिन खुद को शांत करने में बिताया। ज़ेनिया के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मैं तुम्हारा कुछ भी एहसान नहीं चुकाना चाहता, न केवल उसे परेशान किया बल्कि उसके आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाई। अथर्व ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। कमजोरी, ये सब उसकी कमजोरी के कारण था। ताकत, मुझे शक्तिशाली ताकत की ज़रूरत है, अथर्व ने कहा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अंदर ही अंदर गुर्राया। इसके साथ ही वह अपने कमरे में भाग गया और बर्फ की शक्ति की खेती शुरू कर दी। अध्याय 50 कास्टिंग शुरू हुई। 500 साल पुरानी प्राचीन बर्फ में लिपटा अछूता जादू अथर्व के सामने पड़ा था। इसकी ऊंचाई बहुत ऊंची थी। अपने ही आकार को बौना बना लिया और उसे एक चमकदार चमक में डुबो दिया। उसने अपनी कठोर सतह पर एक हाथ रखा, क्योंकि अवशेष की जन्मजात रोशनी उसकी मोटी त्वचा के माध्यम से रिस रही थी और उसके खून और मांस की लालिमा को रोशन कर रही थी। जब उसने सांस छोड़ी तो उसकी सांस से सफ़ेद बादलों के छोटे छोटे झोंके निकले, जो उसके भक्षण कौशल को सक्रिय करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। जितना अधिक वह अपनी क्षमता को सक्रिय करने पर ध्यान केंद्रित करता, उतनी ही तेज गति से जंगली हवाओं के झोंके उस क्षेत्र में घूमने लगे। पीली धुंध की शुरुआत ने उसके शरीर को घेर लिया, जो हर मिनट और अधिक मोटी होती जा रही थी, क्योंकि वह हिमखंड के कठोर आवरण के नीचे निष्क्रिय शक्ति को तीव्रता से अवशोषित कर रहा था। चुभने वाली ठंड ने उसके तापमान की गर्मी को खा लिया, जिससे उसे ठंडे वातावरण का मुकाबला करने के लिए किसी भी तरह की सांत्वना नहीं मिल रही थी। यह उसके अस्तित्व की सबसे गहरी गहराई में व्याप्त हो गया, क्योंकि यह उसकी हड्डियों के अंदर समा गया और उसे अंतहीन कंपकंपी में जकड़ लिया। द क्विंसेंटेनियल मैजिक आइस, इसकी शक्ति वास्तव में असाधारण है, अथर्व ने कहा, अपने दांत पीसते हुए विस्मय के शब्दों को निचोड़ते हुए। बर्फ के कारण रक्त संचार रुकने की पीड़ा ने उसके चेहरे को अस्वस्थ सफ़ेद रंग में बदल दिया और उसके होठों को नीले रंग में रंग दिया। ये यातना थी, एक ऐसी यातना जिसमें वह स्वेच्छा से डूबा था, खासकर जब वह जानता था कि इस तरह के असहनीय दर्द को सहने का परिणाम उसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा रोमांचित करता है। वह 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले की दूसरी डिग्री तक पहुंचने के लिए दृढ़ था, और इसे प्राप्त करने के लिए उसे इस सुन्न करने वाली शक्ति को अपने में बनाने की ज़रूरत थी। वह कराह उठा और ऐंठने लगा, क्योंकि उसके ऊपर कंपन की एक और लहर आई। अगर यह अर्जित ऊर्जा को सीधे उसके नए घर भक्षक क्षेत्र में स्थानांतरित करने की उसकी रणनीति के लिए नहीं होता, तो वह जादू का एक छोटा सा हिस्सा अवशोषित करते ही बर्फ से ढके शव में बदल जाता।
उसने हिलने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से उसकी लगभग लकवाग्रस्त उंगलियों ने अपनी जेब से बॉडी रिफाइनिंग पिल निकाली और उसे अपने मुंह में उठाया। जैसे ही वह नीचे गिरी उसने उसे निगल लिया। उसने इसे खास तौर पर इस पल के लिए बचा कर रखा था, ये जानते हुए कि शोधन की प्रक्रिया के दौरान ली जाने वाली गोली सबसे बढ़िया संभव परिणाम देगी। पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में अथर्व को 6 घंटे लग गए। जैसे ही उसने इसे पूरा किया बर्फ पिघल गई। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि ऐसे मौके आए जब घबराहट ने उसे अपनी अधीरता और दुख से छुट्टी की जरूरत के आगे झुकने के लिए प्रेरित किया। ये स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं थी कि उसे अपनी कमजोरियों से लड़ना था। वह अभी भी इंसान था और उसकी दृढ़ता और लालच उस पहलू के लिए पर्याप्त सबूत थे। राहत और संतुष्टि की सांस लेते हुए अथर्व ने एक और भीषण परीक्षण की तैयारी में अपने अंगों को फैलाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब शोधन शुरू करने का समय आ गया है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, जैसे वह अपने वार्म अप के अंतिम सेट को पूरा करते हुए सीधा खड़ा हो। उसने भक्षक क्षेत्र से जब्त किए गए मान का एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसे अपने पुनः प्राप्त आध्यात्मिक मेरिडियन में डाल दिया। यह उसके रक्त प्रवाह में निरंतर बहता रहा, हर दरार को तरल स्पंदन की तरह भरता रहा ताकि उसे पुनर्जन्म का मौका मिले, जब तक कि उसने महसूस नहीं किया कि उसके अंदर जादू बस गया है। ये किसी भी तरह से एक आरामदायक समायोजन नहीं था, ये कष्टदायक था, पिछले अनुभव की तुलना में अधिक। शायद यह एक दिया हुआ था, क्योंकि जादू इतना जबरदस्त था कि रक्त शोधन के मध्यवर्ती चरण में एक योद्धा भी इसे सहन नहीं कर सकता था। त्वचा शोधन की 8वीं कक्षा में फंसे एक योद्धा के रूप में अथर्व को समझ में आता है कि वह बहुत अधिक पीड़ा में था, जिसे अधिकांश लोग अपने जीवनकाल में सहने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। उसे लगा जैसे वह नरक के अंतिम स्तर पर पहुंच गया हो। धधकती आग में नहीं, बल्कि बर्फीले इलाके की कठोर ठंडी हवा में फंसा हुआ, जहां से कोई मुक्ति नजर नहीं आ रही थी। नंगा, कांपता हुआ और बार बार बेरहमी से चीर दिए जाने के बाद खुद को संभाल पाने में मुश्किल से सक्षम, वह एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकता था। उसे यकीन था कि अगर वह ऐसा करेगा तो खुद को सीधा नहीं रख पाएगा। अचानक आए कांपने के हमले से अभिभूत, जिसने उसे अंदर तक हिला दिया, अथर्व को लगा कि उसने पहले ही शक्ति को वापस भक्षक क्षेत्र में स्थानांतरित करके एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया है। ये सही निर्णय लग रहा था, क्योंकि अगर उसने इसे थोड़ी देर बाद रोका होता तो वह असमय मृत्यु का शिकार हो सकता था। वह हाँफने लगा। अपार पीड़ा ने तुरंत अपनी घुटन भरी पकड़ को छोड़ दिया और उसे किसी भी तरह की घातक घटना से प्रभावी रूप से मुक्त कर दिया जो उसे जिद्दी बने रहने से मिल सकती थी। उसने खुद को आराम करने दिया और 1 घंटे के भीतर उसकी त्वचा के छिद्रों से चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा। यह एक अच्छा संकेत था, इसका मतलब था कि उसके शरीर में अशुद्धियां खारिज हो रही थीं। इस प्रकार ये दर्शाता है कि वह कठोर और मजबूत होता जा रहा था और उसका शरीर शुद्ध होता जा रहा था। वह इस रणनीति का उपयोग करके आगे बढ़ा, उच्च श्रेणी की शक्ति को थोड़ा थोड़ा करके उपभोग करना और डूबने और अक्षम होने से पहले रुक जाना। वह महसूस कर सकता था कि हर गुजरते सेकंड के बाद उसकी सहनशीलता बढ़ रही थी, इसलिए उसने अपने सहनशीलता के स्तर के अनुसार अपने द्वारा ग्रहण किए जाने वाले जादू की मात्रा को बढ़ाने की अनुमति दी। क्रिया को बढ़ावा देने के लिए दूसरे स्रोत पर निर्भर होने के कारण परिष्कार आसानी से हो गया था। विचार उसे गर्व और संतुष्टि से चक्कर आ गया। वह वर्तमान में जो महान कार्य कर रहा था उसके प्रति पूरी तरह सचेत था। और इस तरह 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद अथर्व ने आखिरकार अपना शोधन पूरा कर लिया। शुक्र है कि हीद ने उसके प्रशिक्षण के दौरान लगातार उसका भोजन पहुंचाया था, इसलिए उसे अपने निर्मम और थकाऊ कार्यों के लिए बहुत ज़रूरी ऊर्जा की पूर्ति करने में मदद मिली, साथ ही उसके शरीर को साफ करने के लिए पानी भी। पूरा किए गए लक्ष्य के बाद अथर्व ने निडरता से एक और परीक्षण में उतरने का जोखिम उठाया, क्योंकि उसने पवित्र रक्त क्रिस्टल को निगल लिया। इस कलाकृति में जन्मजात अनुष्ठान जानवरों में से एक के रक्तसार की लपटें और ऊर्जाएं थीं। पवित्र रक्त शेर, और हालांकि यह पहले से ही पतला हो सकता है, यह साम्राज्य में सबसे दुर्जय वस्तुओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति में बना रहा। सौभाग्य से उसके लिए मैजिक आइस के लिए शोधन बहुत पहले नहीं हुआ था, जिसने उसे अप्रत्याशित रूप से इसकी तीखी आग से प्रतिरक्षा के साथ पुरस्कृत किया। इस आदेश पर पवित्र रक्त क्रिस्टल के लिए उनके शोधन की शुरुआत के साथ ही उन्होंने 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फार्मूला की दूसरी मानसिक साधना विधि को भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य फार्मूला की दूसरी डिग्री तक पहुंचना था। सब कुछ सुचारू रूप से और स्वाभाविक रूप से चला। अपने भीतर लचीलेपन की सभी लड़ाइयों को जीतने के बाद उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। उन्होंने 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फार्मूला की दूसरी डिग्री हासिल करने के अपने मिशन को पूरा कर लिया था। अपने परिणामों का परीक्षण करने की खुशी और प्रत्याशा से अभिभूत होकर उन्होंने 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फार्मूला की दूसरी डिग्री की साधना विधि को सक्रिय किया। एक पल में उनका शरीर नारंगी रंग के हल्के रंग में बदल गया। यह अथर्व को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उसे इतनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता से एड्रेनालाइन की भीड़ महसूस होती है। वह वर्तमान में जो था वह निश्चित रूप से रक्त शोधन के किसी भी निम्न स्तर के योद्धा से कमतर नहीं था। उसके पास मध्यवर्ती चरण में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देने के लिए सही योग्यता भी हो सकती है।
मैं त्वचा शोधन की 8वीं कक्षा से आगे निकल गया हूँ और मैं 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले की दूसरी डिग्री तक भी पहुँच गया हूँ। अब मैं त्वचा शोधन के उच्चतम ग्रेड के लिए जा रहा हूँ, बस इसके लिए प्रतीक्षा करें। अथर्व ने खुशी से चिल्लाया, अपने उत्साह को दिखाने के लिए विजयी रूप से अपनी मुट्ठी हवा में हिलाई। अपने अगले उद्देश्य के लिए वह काम करने के लिए एक और तरीका खोजेगा, क्योंकि वह केवल भक्षण कौशल का उपयोग करके विवश नहीं होना चाहता था। उसने खुद को कर्तव्यनिष्ठा से साफ करके और ग्रेस के कमरे में जाने से पहले कपड़े बदलकर काम खत्म किया। वह योजना के अनुसार पहुंचा और हीदा को ग्रेस से कुछ संकेत लेते हुए देखकर उसका स्वागत किया, क्योंकि वह साधना पद्धति में अपने ज्ञान के बारे में बात कर रही थी। अथर्व अपने दिल में उदासी की एक टीस महसूस किए बिना नहीं रह सका, महिला शिष्यों के पक्षपात को महसूस करते हुए जो अपने गुरुओं द्वारा अनुग्रहित होने का लाभ उठाती हैं। उसकी उपस्थिति को देखते हुए ग्रेस ने अथर्व के तरोताजा चेहरे को ध्यान से देखा और कहा, आपको इतना तरोताजा देखकर आप 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की दूसरी डिग्री तक पहुंच गए होंगे। इसके अलावा आपने स्किन रिफाइनमेंट की 8वीं कक्षा पूरी कर ली है। अच्छा काम। सच में वह अपनी प्रशंसा में ईमानदार थी, लेकिन अभी भी एक अंतर्निहित सदमा था जिसने उसे विश्वास करना मुश्किल बना दिया कि वह अपने सामने जो देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अथर्व इतने कम समय में इतनी सफलता प्राप्त कर लेगा। वह ये भी नहीं कह पाई कि वह वास्तव में क्या बताना चाहती थी, सिवाय इसके कि उसका ये स्टंट वास्तव में अविश्वसनीय था। वास्तव में इससे परे। हाँ, आप सही कह रहे हैं मास्टर ग्रेस, और अगली बार मैं स्किन रिफाइनमेंट की 9वीं कक्षा पास करने जा रहा हूँ, अथर्व ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, जो उसके मुस्कुराने के तरीके से साफ झलक रहा था। ग्रेस ने उसकी पीठ थपथपाकर उसके दृढ़ निश्चय के प्रति अपना समर्थन दिखाया, एक प्रतिक्रिया जो एक स्वागतपूर्ण आलिंगन के विकल्प के रूप में भी थी। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया, उसकी आंखें अपने शिक्षक की आकृति से आगे बढ़कर हीथर के चेहरे पर जा टिकीं। छोटी हीथर, तुम्हें और अधिक मेहनत करनी चाहिए। मैं अब शीर्ष के बहुत करीब हूँ, जबकि तुम पीछे रह रही हो, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे शर्मिंदगी और गुस्से में लाल होते हुए देखा। छोटी हीथर, तुमने मुझे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को बुला रही हो। वह गुस्से में खड़ी थी, अनजाने में अपने पैरों को एक बचकानी अवज्ञा के रूप में पटक रही थी, जबकि अथर्व केवल उसकी बातों पर हंस रहा था। अरे, हंसना बंद करो। हेदर गुस्से में आ गई और उसने उसकी तरफ चीजें फेंकना शुरू कर दिया। जब उसने हर वस्तु को शालीनता से चकमा दिया तो वह झुंझलाहट में फुफकारने लगी। ग्रेस डेस्क के पास एक कुर्सी पर बैठी थी, जो पहले से ही उनके मजाक की आदी थी, क्योंकि वह रोजाना इस तरह की हरकतों से रूबरू होती थी। वह शांत भाव से दृश्य को देखती रही, जब तक कि वह उनकी बकवास से थककर आहें भरती हुई बोली, अब शांत हो जाओ, खासकर तुम हेदर। यह मेरा कमरा है और ये मेरी चीजें हैं जिन्हें तुम नष्ट कर रही हो। वे अचानक चुप हो गए, पश्चाताप की माफी मांगते हुए, और आज्ञाकारी रूप से उसके आदेश का पालन किया। जैसे ही वे शांत हुए, माहौल औपचारिक हो गया और उनकी बातचीत का विषय अथर्व की ओर था। भविष्य की योजनाएं। अगर तुम स्किन रिफाइनमेंट की 9वीं कक्षा में पहुंचने में सफल हो जाओ तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास शीर्ष 3 में प्रवेश करने का बेहतर मौका होगा, ग्रेस ने सिर हिलाते हुए कहा। मास्टर ग्रेस, पृथ्वी पर बाहरी प्रतियोगिता के पुरस्कार क्या हैं? अथर्व के सवाल पर एक विराम लगा। कमरे में मौजूद तीनों लोग इस बात पर विचार कर रहे थे कि पुरस्कार क्या हो सकते हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैं अभी भी अनिश्चित हूं, क्योंकि पुरस्कार हर बार अलग अलग होते हैं। केवल एक बात जो मैं तुम्हें आश्वस्त कर सकता हूं वह यह है कि वे निश्चित रूप से तुम्हें निराश नहीं करेंगे। संक्षिप्त चिंतन में गुनगुनाते हुए हीदा और अथर्व ने उत्साह से भरे चेहरे को साझा किया। इससे पहले कि वह घोषित करे, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह एक अच्छा सरप्राइज होगा। मुस्कुराते हुए अथर्व जाने ही वाला था जब उसे याद आया कि वह मूल रूप से ग्रेस से क्या पूछना चाहता था। ओह, एक और बात है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, मास्टर ग्रेस। क्या मुझे कुछ धातु के टुकड़े मिल सकते हैं? जवाब में दोनों महिलाओं की आंखें चौड़ी हो गईं। ग्रेस उसके प्रस्ताव को ठुकराने ही वाली थी कि उसने फिर से हस्तक्षेप किया, वे वैसे भी आपके लिए उपयोगी नहीं हैं, कृपया क्या आप उन्हें मुझे नहीं देंगे? उसने विनती की, एक मासूमियत भरी नज़र डालने की कोशिश करते हुए जो उसके अंदर छिपी शरारत को छिपाने में विफल रही। आप उन्हें क्यों चाहते हैं? उसने अपनी आंखें संदिग्ध रूप से सिकोड़ लीं। कभी कभी उसे अथर्व के अजीब व्यवहार को समझने में बहुत कठिनाई होती थी। मुझे लगता है कि मुझे कास्टिंग का अभ्यास करने का समय आ गया है, अथर्व ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में उत्तर दिया। अथर्व के दावे को सुनकर हीथर जोर से हंसी। सच में? तुम मजाक कर रहे हो? उसने खंडन किया, अपनी छाती से फूटने वाली हंसी को रोकने में असमर्थ। मैंने सुना है कि कास्टिंग के लिए एक बहुत ही खास आध्यात्मिक मेरिडियन की आवश्यकता होती है। आपके पास तो? उसने खुद को रोक लिया, उसकी खुशी भरी मुस्कान एक गंभीर मुस्कान में बदल गई। उसने तुरंत अपनी असंवेदनशील टिप्पणियों पर पछतावा किया, यह महसूस करते हुए कि उसने आध्यात्मिक मेरिडियन की कमी का मजाक उड़ाकर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई होगी। मुझे माफ कर दो अथर्व,
मेरा यह मतलब नहीं था। उसने अपना सिर झुकाया, अपनी अशिष्टता के लिए बहुत माफ़ी मांगी। अरे ये ठीक है, मैं नाराज़ नहीं हूँ, उसने उसे शांत किया, अपनी आवाज़ में मजाकिया लहजे को जोड़ते हुए आश्वासन दिया कि उसने जो कुछ भी कहा उससे उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। हीथर उससे छोटी थी, इसलिए उसकी नज़र में वह उसे एक छोटी बहन के रूप में देखने लगा था। इसके अलावा उसने अतीत में हमेशा उसकी मदद की थी और इसके लिए वह हमेशा आभारी रहेगा। हालांकि उसे बहुत बुरा लगा होगा क्योंकि उसने उसकी चंचल आवाज़ को बर्दाश्त नहीं किया और केवल ज्ञान में गुनगुनाया। अथर्व उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन जब ग्रेस ने आगे बढ़ना जारी रखा तो वह विचलित हो गया और अधिक महत्वपूर्ण मामलों में बदल गया। कास्टिंग बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण है, आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, अथर्व, ग्रेस ने गंभीरता से कहा। भले ही आपके पास आध्यात्मिक मेरिडियन हो, फिर भी असफल होने का एक बड़ा प्रतिशत है। कल्पना करें कि इसके बिना आप किस स्थिति में होंगे। मेरा सुझाव है कि आप इस पर अपने प्रयासों को बर्बाद न करें, क्योंकि यह केवल व्यर्थ होगा। धन्यवाद मास्टर, आपके दयालु सुझाव के लिए। मुझे पता है कि आप केवल मेरी देखभाल करना चाहते हैं, लेकिन मैं खुद को सबसे ज़्यादा जानता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं सफल हो जाऊंगा। मुझ पर विश्वास करो कृपया। अथर्व अपनी इच्छा के प्रबल संकल्प से जल उठा और अपनी वास्तविकता को दर्शाने के लिए ग्रेस की निगाह से सीधे मिला। आप दोनों सही हैं। मेरे पास आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं है, लेकिन तो क्या, मैं अभी भी उस जगह तक पहुंचने में कामयाब रहा हूं जहां मैं अब हूं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। एक तनावपूर्ण क्षण बीत गया, जब तक कि तनावपूर्ण माहौल को ग्रेस की एक हताश आह ने तोड़ दिया। ठीक है, मुझे पता है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से नहीं रोक सकता। अथर्व ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसके अंदर से प्रशंसा की भावना बह रही थी। उसे इतना खुश देखकर ग्रेस को उसे थोड़ा तोड़ने की ज़रूरत महसूस हुई। तुम उन स्क्रैप्स को ले सकते हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। शुल्क 1000 चांदी के सिक्के हैं, ग्रेस ने अथर्व के अचंभित चेहरे पर खुशी जताते हुए कहा, जबकि हीथ केवल आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराए।